Hello friends, welcome to Dizzy Brain Destination Labasana. Today's date is 24th December and time is evening 3:41. As you already know that we have started our NCERT podcast of UPSC subjects. We started with geography and in the last 3 videos we have finished NCERT class 6 in a discrete manner जिसमें हमने उस पूरे NCERT book का unnecessary information we have removed and हमने सिर्फ और वो information रखी है जो important and necessary है. So now as we have finished class 6 NCERT in the last 3 videos, now we are moving ahead with the class 7 NCERT. But this video won't be of 3 or 4 videos. It will be of 1 hour or 1.5 hour, and we'll finish it in only one video, because as you know, if I am going for multiple videos, then our attention span and हमारा जो concentration it will we lose. So just follow this channel and just keep reading through these videos. And if you have any doubt or comment or any doubt or any queries, you can post in the comment section, or you can contact us directly through the DM or on our Telegram or Instagram page. So now we are starting with this class 7th NCERT. So जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा था कि क्लास 6 का एक बेसिक हमने कवर कर लिया था. So this is the first chapter, this is the first page where they have given the Constitution of India. So this you have to remember and mug up. So sometime in polity they are asking so many questions. So अब आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, this is class 7th geography and we have around 10 chapters जिसमें एक environment एक chapter है. Then we have inside our earth. Then our changing earth, air, water, natural vegetation, wildlife, human environment. So this is a part of human environment. और इसमें इधर ये और physical चल रहा है. So settlement, transport, communication रहेगा. Then we have the tropical and the subtropical region is environmental interactions, and the life in the temperate grassland and the life in the desert. तो ऐसे ये 10 वीडियोस रहेंगे और 10 चैप्टर्स रहेंगे. और इन चैप्टर में हमने जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड एंड वी आर जस्ट गिवन यू the crux of all the जो भी required जो भी required इन्होंने कंटेंट दे रखा है. और इसमें जो भी अननेसरी पिक्टोरियल फोटोज़ थी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, और जो भी अननेसरी टेबल्स एंड टेबलर फॉर्मेट में जो भी चीज़ दे रखी थी वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड इट. तो ये बस आप इस पेज को स्क्रॉल करके आप ये देख सकते हैं कि इतना ही इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर इस पेज में और इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में. अननेसरी पूरा आपको पता है कि यू कैन नॉट रीड ऑल दिस एनसीईआरटी इन द लास्ट टाइम, जब आपको एग्जाम के पास टाइम का बहुत कम होता है, और यू कैन नॉट रीड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 ऑल एनसीईआरटीज इन वन गो. तो उसमें जो भी अननेसरी कंटेंट है वो बहुत ही वेग और वास्ट होता है. सो हमने इसको इसलिए सीरीज़ को इसको जनरेट किया कि फालतू की चीज़ ना पढ़ना पड़े. सेकंड थिंग कि अभी ये हम लोग एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं और बाद में ये भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है जो कि इसमें दे रखी है. बहुत ही बेसिक लेवल पे है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही यूपीएससी लेवल पे इन्होंने दे रखा है, बट बहुत ही बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी ने टच किया है. तो हम इसका और एक जब ये पूरी सीरीज़ खत्म हो जाएगी देन विल गो फॉर सम न्यू वीडियोस जिसमें हम उस पूरे जो भी हमने जो कंटेंट आपको दिया है उसका एक स्मॉल एक पीडीएफ आपको दे देंगे, जिससे कि इतना अननेसेसरी वीडियो आपको भी ना देखना पड़े. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर एंटायरली कवरिंग दिस चैप्टर्स एंड दिस बुक आपको एटलीस्ट ये वीडियो देखने पड़ेंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द मोर क्रिस्प पार्ट. तो शुरू कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 1. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट है. यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग दैट इज़ द इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट मीन्स वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग. तो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है कि इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट. हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है. इट प्रोवाइड्स द एयर. एयर मिलता हमको देता है जिसमें सांस लेते हैं, पानी से हम पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, और जहाँ पे हम जगह लैंड जहाँ पे हम रहते हैं. तो दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट. जो वॉट एवर यू सी इन द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में आप जो भी देखते हैं दैट इज इन्वायरमेंट. सो वी आर गोइंग फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. कंपोनेंट्स का क्या है, सम आर ह्यूमन मेड जिनको ह्यूमन ने बनाया है, सम आर नेचुरल विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय नेचर, एंड सम आर ह्यूमन लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन में क्या है, देखिए इंडिविजुअल है, यू आर देयर, योर फैमिली इज देयर, योर कम्युनिटी इज देयर, योर रिलीजन इज देयर, एजुकेशन इज देयर, इकॉनमी, पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री. देन यू हैव ह्यूमन मेड जो कि इसे बिल्डिंग हमने बनाई है, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज. एंड बीइंग नेचुरल, water has been given to you, air, atmosphere, land, lithosphere, and living things, that is biosphere. As you have already heard ki, as you have already learned the last class 6 NCERT, that living is thing, that is biosphere is a combination, is a in where land, air, water, all this combined together, this portion is called biosphere. So where living things occurs. तो ये कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के. देन दे हैव गिवन यू द बायोटिक एंड अबायोटिक डेफिनेशन. बायोटिक मतलब जिसमें जान होती है, और अबायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं होती है. ओवरऑल यही होता है. अब ये कहानी क्या है कि बायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट एंड एनिमल्स. एंड अबाउट अबायोटिक इज द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट. जैसे नॉन लिविंग कौन सी, एयर है आपका, लैंड है, वाटर है, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग है. सो व्हाट दे मेंशन द प्लेसेस, द पीपल, द थिंग्स एंड द
नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि जगह, कोई लोग, जो चीज़ें हैं, जो भी नेचर है, ये सराउंड करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो एक इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट इज सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल, लाइक एक पर्सन होगा यहाँ पे, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसके अराउंड हम देखेंगे, उसके अराउंड चीज़ें हैं जो वो मे बी ह्यूमन मेड होंगी, मे बी नेचुरल होंगी, और मे बी ह्यूमन्स होंगे, इंडिविजुअल होंगे, फैमिलीज होंगी, मे बी रोड होंगे, इंडस्ट्रीज होंगे, मॉन्यूमेंट होंगे, या फिर लैंड एयर होंगे, ये सब चीज़ें होंगी सराउंड एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इट्स कॉल्ड एनवायरनमेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। इसको एक नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं। तो ह्यूमन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। फिर क्या बोला, नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर टू बायोटिक। नेचुरल एनवायरनमेंट में दो चीज़ आती हैं, जो बायोटिक मतलब जिसमें जान होती है, अबायोटिक जिसमें जान नहीं होती है। सो बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील द एक्टिविटीज क्रिएशन द इंट्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके, देन अब आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, लैंड, जमीन, पानी, हवा, प्लांट, एनिमल कंप्राइज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें आपके अभी इसके ऑल फर्दर क्लासिफिकेशन विल डू लाइक बायोटिक और अबायोटिक। अभी हम सिर्फ नेचुरल पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल कंप्राइज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट यहाँ पे दे रखा है, वर्ल्ड का ऑरिजिन कहाँ से आया है, तो इन्वायरमेंट आया है इन्वायरनर से। सो वेन एवर कम्स, लाइक आप एक वर्ड को देखो और उसका जो भी ब्रेकआउट होगा देखिए कहाँ से है, इन्वायरनर, दैट मीन्स इन्वायरनर मीन्स नेबरहुड। सो ये एक वर्ड आया नेबरहुड से, फ्रेंच वर्ड में इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मेंशन है। तो इसमें देखिए लैंड को लिथोस्फीयर से उन्होंने बताया है, और फिर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर सब होगा। तो देखिए क्या लिखा है, लिथोस्फीयर में ये बोला इन्होंने सॉलिड क्रस्ट होता है, ठीक है, अर्थ में आपको पता है, अर्थ है ऊपर सॉलिड क्रस्ट है। सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ किससे बनी होती है, कोई भी चीज़ देखिए पहले चीज़ है क्या, बनी किससे होती है, कहाँ मिलती है, ज़रूरत क्या है, यही होता है हर एक चीज़ के बारे में। लिथोस्फीयर में क्या है, सॉलिड क्रस्ट है, ठीक है, हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, ठीक है, किससे बनी होती है, रॉक से, मिनरल से, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, थोड़ी सी लेयर ऑफ सॉइल होती है, फाइन। इरेगुलर सर्फेसेस होती हैं, इन वेरियस लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ठीक। क्या फ़ायदा होता है हमको, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ग्रेजिंग के लिए हेल्प मिलती है, ज़मीन मिलती है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जगह मिलती है, सोर्स रहता है मिनरल का, ये सब एक बेनिफिट मिलते हैं लिथोस्फीयर से हमको, ठीक। देखिए ऐसी बात अभी मैं की ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे बायोस्फीयर मिलता है। अब आता है डोमेन ऑफ वाटर, जो कि हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर की बात क्या है, उसमें सोर्स ऑफ वाटर मिलेगा आपको, जिसमें आपको वाटर बॉडीज मिल जाएगी, रिवर मिल जाएगा, लेक, सी, ओशन, ये सब चीज़ें आपका सोर्स ऑफ वाटर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर है, जो कि अर्थ को सराउंड करती है ग्रेविटेशन फोर्स रीजन से, और ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो एटमॉस्फेयर को अराउंड उसको होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे होल्ड इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। उससे क्या फ़ायदा होता है, इससे एक तो बात, एक और चीज़ है कि हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेस फ्रॉम द सन, ऑब्वियसली द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, and consist of and our atmosphere consists of number of gases, dust, water vapors, and changes in the atmosphere produces change in the weather and the climate. So आपने पढ़ा था कि weather और climate क्या होता है, weather आपका day to day forecasting होती है और situations होती हैं, and the climate is the like overall prolonged like 10 15 20 years और over the time like 100 years 50 years उसका एक average होता है। Now we have plant and animal kingdom together make biosphere। तो plant kingdom और animal kingdom मिल के बनता है biosphere और the living world जिसको बोलते हैं living world, ठीक है। एक नैरो जोन होता है अर्थ में जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करती है, वहाँ पे भी आप बायोस्फीयर बोलते हैं। अब आता है यहाँ पे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इक्वली बढ़ा रही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द मटेरियल। तो कहने की बात यह है कि इकोसिस्टम क्या होता है, कि इन्होंने ये बोला है कि एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जहाँ पे एक इंट्रैक्शन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इंट्रैक्शन होगा आपस में दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो मान लीजिए एक ह्यूमन है, दूसरा ह्यूमन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विद ईच अदर, एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से इंट्रैक्शन तो हो ही रहा है, प्लस उसके आसपास हवा है, पानी है, ठीक है, ज़मीन है, रिसोर्सेज हैं, सब चीज़ें हैं, उससे भी इंट्रैक्शन हो रहा है। तो वो पूरा एक इकोसिस्टम है। लोग बोलते नहीं है कि आपकी पढ़ाई, आपका सिलेक्शन, आपके जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन है वो सब आपका इकोसिस्टम में डिपेंड करता है। तो इकोसिस्टम डजंट मीन ओनली ह्यूमन और लिविंग थिंग्स, उसके नॉन लिविंग थिंग्स की जो सराउंडिंग में वो भी आपका इकोसिस्टम आता है। So it's a system formed by the interaction of all the living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of the environment in which they live, all are linked by the transfer of energy and material. Transfer of energy होती है, material होता है, ठीक है। So now we have what is ecosystem। ये एक आपको फोटो दे रखी है पॉन्ड इकोसिस्टम। तो क्या उन्होंने मेंशन कर रखा है, ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है, ऑब्वियसली अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, आपस में इंटरडिपेंडेंट है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। तो ये है कि आपके कोई भी प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग है तो आपस में इमीडिएट सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा। भाई प्लांट है, उसको पानी चाहिए तो आपस में नीचे देखेगा रूट के पास पानी है कि नहीं है, अगर उसको सनलाइट चाहिए तो लीफ खोल कर देखेगा कि सनलाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इमीडिएट सराउंडिंग पर वो डिपेंड करेगा।
देन वी एंटर डिपेंड ऑन ईच अदर कि भाई ह्यूमन है, आप छोटा बेबी है, वो पता है उसको कि हम अपने पेरेंट पर डिपेंडेंट है फॉर फूड, ठीक है। तो दे आर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसके साथ क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो आसपास का सराउंडिंग के साथ जो इनका रिलेशन होता है उसको पूरा मिला के इकोसिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल, इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, एक बड़ा सा रेन फॉरेस्ट है, उसका इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, इवन स्मॉल पॉन्ड, एवरीथिंग हैज़ अ एक इकोसिस्टम। यहाँ एक चीज़ मेंशन कर रखी है, द डेट जून 5 एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है, तो 5 जून। ओके, अब आता है इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे क्या था, नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के हमने पढ़ लिया, सेकंड है ह्यूमन, नॉट ह्यूमन मेड, दिस इज ह्यूमन। ओके, तो ह्यूमन में क्या है इन्होंने रखा है, देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों से। अर्ली ह्यूमन अडेप्ट करते थे नेचुरल सराउंडिंग में, सिंपल लाइफ जीते थे, रिक्वायरमेंट जो भी थी उनकी वो अपने आसपास की चीज़ों से फुलफिल करते थे। एंड द ह्यूमन बींग वी आर इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट, और हम लोग अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। एक सिस्टम रखा आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बाटा सिस्टम। बाटा सिस्टम मतलब ये था कि जैसे मान लिया आपको, आपके पास आटा है और दूसरे के पास कह सकते हो गेहूँ है, या कह सकते हो कि आपके पास एक आटा गेहूँ की बात होगी, आपके पास यहाँ पे वीट है, यहाँ पे उस पर राइस है, आपको राइस चाहिए, आपको वीट चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप उसको थोड़ा सा वीट दे दोगे, आप उससे थोड़ा सा राइस ले लोगे। अगर आपको थोड़ा सा और उसको और सिम्प्लीफाई करें तो कह सकते हो कि आपके पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप सुअर केन है, ठीक है, तो आपके पास सुअर केन है और दूसरे पास बफेलो है, तो आपको चाहिए बफेलो, आपको चाहिए सुअर केन, तो आपने बोला ये तुम थोड़ा मुझसे ले लो 5 किलो, अपना ये एक दिन के लिए बफेलो दे दो रेंट पे। तो मतलब यहाँ पे कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पे करेंसी को एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे क्या है कि इंटरचेंज ऑफ कमोडिटी है बस। तो यहाँ पे द ट्रेड इन विच द गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, तो बिना किसी मनी के यूज़ के इंटरचेंज ऑफ कमोडिटी है, जो कमोडिटी होता है वो होता है आपका बाटर सिस्टम, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में इतना ही था, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये यहाँ पे थोड़ा सा MCQ देख लीजिएगा, ये सब तो कोई फालतू की सब चीज़ें हैं, मैचिंग अगर देखना है देख लीजिए, बहुत ईजी है। तो चैप्टर 1 खत्म होता है, आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 क्या है, इनसाइड अवर अर्थ, अर्थ के अंदर है क्या। तो अर्थ में दे रखा है, देखिए अर्थ हमारा होमलैंड है, डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक क्यों है, डायनेमिक मतलब वो चीज़ जो चीज़ चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है भाई, ऊपर का मौसम चेंज होता रहता है, अंदर कैसे चेंज होता रहता है, अंदर आपका यहाँ पे मूव करता रहता है, मैग्मा मूव करता रहता है, यहाँ पे अर्थ की प्लेट मूव करती रहती है, पानी मूव करता रहता है, तो ऐसा डायनेमिक प्लैनेट। कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर बाहर दोनों जगह चेंजेस चलते रहते हैं भाई। ज़मीन है, फिर पानी बरसा, मिट्टी निकल गई, फिर उसके बाद पेड़ लग गया, मिट्टी रुक गई, फिर उसके बाद वहाँ पे सॉइल हुआ, उसके बाद वहाँ पे एनिमल पैदा हो गया। ये सब पूरा डायनेमिक रिलेशनशिप में ये चीज़ें चलती हैं। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि डीपेस्ट माइन जो है आपको पता है कौन सी है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। वो डीपेस्ट जो पॉइंट ओशन में वो मरीना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशन में, ये डीपेस्ट माइन है। डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका में है, ये 4 किलोमीटर डीप है। यहाँ पे इंजीनियर्स ने खोदा था इसको, क्या क्यों खोदा, कितने किलोमीटर खोदा, ये जरूरत नहीं है, साउथ अफ्रीका में, ये इंपॉर्टेंट है एज़ पर दिस एनसीईआरटी। बाकी लेटेस्ट जो भी है वो हम अपडेट कर देंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो ये देखिए अर्थ है, सबसे ऊपर आपका क्या है कि यहाँ पे लिथोस्फीयर है, ठीक है। जो आपका ये ईटे वाला पार्ट दिखा रहा है ना, लिथो मतलब कि क्या, लैंड होता है ना, ठीक है। अब आपका देखिए क्रस्ट है, फिर उसके नीचे मैंटल है, फिर कोर है। कोर के 2 पार्ट है, अंदर वाला कोर, बाहर वाला कोर। ये क्रस्ट ऊपर का क्रस्ट है, फिर थोड़ा सा लिथोस्फीयर आ गया, फिर मेंटल आ गया, फिर कोर आ गया, फिर आउटर कोर आ गया। तो यहाँ पे काफ़ी दे रखा है, काफ़ी लेयर होती हैं, सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स बोल रखा है। कंसेंट्रिक क्यों, मतलब कि सेम सेंटर, जिनका सबका सेम सेंटर है, ये कंसेंट्रिक है, ठीक है। और कंसेंट्रिक लेयर वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर की एक अंदर लेयर है। अपर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, सबसे ऊपर लिस्ट को बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। जब जमीन देखते हो, ठीक है, यहाँ पे सॉइल ह्यूमस मिलती है, तो क्रस्ट में मिलता है, ठीक है। क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। क्रस्ट क्या होती है, सबसे थिनेस्ट होती है, 35 किलोमीटर राउंड कॉन्टिनेंट पे, और 5 किलोमीटर ओशन पे, ठीक है। तो आपका जो क्रस्ट पूरा है, ये आपका कहाँ सबसे ऊपर देखिए पार्ट, ये कहाँ पे, ओशन में आपका जो है ये, ठीक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर, और माउंटेन आपका 35 किलोमीटर तक, ऐसे बोल रखा है उन्होंने। थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर ऑन ओशन फ्लोर। इसका मतलब ये है कि ओशन फ्लोर मतलब कि ओशन के नीचे का जो फ्लोर है, कॉन्टिनेंटल मास जो कॉन्टिनेंट को नीचे मास है, कॉन्टिनेंट को पूरा इंक्लूड करेगा, ऊपर कॉन्टिनेंट लेकर नीचे तक। फिर क्या बोल रखा है कि बेनीथ का नीचे क्या होता है, एक मेंटल होता है, मेंटल बोलते हैं, होता है कहाँ तक जाता है, अप टू 2900 किलोमीटर। तो ये चीज़ 35 किलोमीटर 50 किलोमीटर जा रही थी, ये पूरा जाके नीचे 2900 किलोमीटर जाती है। सो बीनीथ द क्रस्ट इज मेंटल एक्शन अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, समझ लीजिए 3000 किलोमीटर राउंड जाती है क्रस्ट के नीचे। यहाँ कुछ बात रखिए, देखिए ओशनिक क्रस्ट है, ओशन के नीचे वाली का जो जमीन क्रस्ट, ओशन हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट के नीचे वाली जमीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है।
इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो कोर होती है, ठीक है। इसके बाद मेंटल आ गया, मेंटल बाद कोर आएगा। जो कोर है देखिए, कोर पूरा सर्कल, इसकी रेडियस कितनी होगी ये दे रखा है इन्होंने। तो जो कोर होगी रेडियस कितनी होती है 3500 किलोमीटर मेल, ठीक है। ये नीफेन थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। तो अराउंड देख लीजिए आप 2900 किलोमीटर ये आ गया, 3500 किलोमीटर ये आ गया, तो अराउंड देख लीजिए अराउंड 6000 किलोमीटर अराउंड आपका 6500 किलोमीटर अराउंड बन रही है। तो इनर मोस्ट लेयर कोर की होती है, रेडियस अराउंड 3500 किलोमीटर होता है। मेनली अंदर निकल और आयरन होता है, जिसको निफी बोलते हैं, निकल और फेरस को फेरस आयरन बोला जाता है। सेंट्रल कोर जो होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। ऑब्वियसली इतना प्रेशर है और जितना ग्रेविटी से कंसंट्रेशन है प्लस इतना मास ऊपर है, सारे चीज़ों से मिला के बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। यहाँ एक पॉइंट दे रखा है कि द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1%। क्रस्ट सिर्फ 1% होता है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि द क्रस्ट फॉर्म 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, नहीं, क्रस्ट 1% वॉल्यूम है और 84% मेंटल है, 15% आपका कोर है। रेडियस इतना अर्थ की इतनी 6371 अराउंड जो बोला था 6371 किलोमीटर, ये आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ है। फिर आती है बात रॉक से मिनरल्स की। रॉक से मिनरल्स क्या होता है, देखिए, कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट कॉल रॉक। रॉक मतलब क्या होता है, ईंटा पत्थर जो भी चीज़ है, रॉक क्या होता है, कोई भी नेचुरल मास। पहली बात ये आर्टिफिशियल नहीं होगा, तो रॉक इज़ नॉट एन आर्टिफिशियल, यहाँ पे दे रखा है। रॉक मतलब एनी नेचुरल मास, कोई भी नेचुरल मास है, ऑफ मिनरल मैटर, मिनरल का चीज़ है, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो भी अर्थ क्रस्ट को बनाता है। कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, कोई भी मिनरल का ऐसा नेचुरल मास है जो कि अर्थ क्रस्ट को पार्ट है, वो रॉक बोलते हैं। 3 टाइप के रॉक होते हैं, एक होता है इग्नियस, आपको पता है, दूसरा तो सेडिमेंट्री आपने पढ़ा है, तीसरा है मेटामॉर्फिक, सबको पता है। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब ये जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इग्नियस मतलब कि इग्नाइट, ये मतलब इग्नियस वर्ड से है, ठीक है। इग्नियस मतलब होता है फायर, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ऐसी जगह होगी जहाँ पे आग जल रही होगी, ठीक है, तो ये अंदर से आता है। इग्नियस मतलब ये आता है तुम्हारा मॉल्टेन मैग्मा, उससे आता है। फिर आता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मतलब होता है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम मतलब सेटल डाउन, मतलब कि कोई चीज़ सेटलिंग हो रही है, मतलब लेयरिंग हो रही है, पढ़ेंगे इसके बारे में। मेटामॉर्फ मतलब होता है, मेटामॉर्फोस मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। मॉर्फोस मतलब होता है पूरा, मेटामॉर्फोस मतलब चेंज ऑफ फॉर्म, चीज़ें फॉर्म चेंज करके आ रही हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने एक इन्फॉर्मेशन ले ली कि इन वर्ड का मतलब क्या है। इग्नियस मतलब इग्नियस, इग्नियस मीन फायर, सेडिमेंट्री मीन सेडिमेंटम, दैट मीन सेटलिंग डाउन, मेटामॉर्फिक मीन मेटामॉर्फोस, चेंज ऑफ फॉर्म। अब देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि देखिए, मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ आपका मैग्मा होता है, कूल करता है, सॉलिड हो जाता है, ये जो रॉक बनती है इग्नियस रॉक बोलती है, ठीक है। अब भाई मैग्मा कहाँ है, ज़मीन के नीचे है, ठीक है, तो वहीं से आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रॉक। सबसे पहली रॉक जो प्राइमरी रॉक्स हैं यहीं से बनती हैं। 2 टाइप की इग्नियस रॉक्स होती हैं, एक वो जो इंट्रूसिव रॉक होती हैं, एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, लावा क्या होता है, एक फेरी रेड मोल्टन मैग्मा होता है जो कि कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैग्मा और लावा में अंतर क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, बस अंतिम बात ये है कि जब ज़मीन के नीचे होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, जैसे ज़मीन के ऊपर रहता है इट इज़ नेम एज लावा, ओके। इसलिए फ़ोन का जो आपका नाम आया था वो लावा का फ़ोन था, मैग्मा का फ़ोन नहीं था, ठीक है, लावा जस्ट जोकिंग। तो लावा के बारे में बात करते हैं। तो लावा इज़ अ फेरी रेड मोल्टन, लाल कलर का, फेरी रेड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है इसलिए उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली कलर जो होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। सो लावा इज़ लाइक फेरी रेड मोल्टन मैग्मा होता है जो कि आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। मोल्टन लावा जो होता है अर्थ सरफेस पे रैपिडली कूल कर जाता है और बन जाता है सॉलिड। जो सॉलिड रॉक बनती है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक इसलिए क्योंकि वो जमीन के अंदर के मैग्मा से बन रही है, एक्सट्रूसिव इसलिए क्योंकि बाहर कूल डाउन हो रहा है, बस। अब देखिए यहाँ पे देखा वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फाइन ग्रेन होता है। जो मेन सीरीज चल रही है ज्योग्राफी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो आपकी रॉक होती है उसकी ग्रेन कब फाइन होती है और कब कोर्स होती है, मतलब कब मोटी होती है, तो उसके बारे में वो टोटली डिपेंड होता है कि किस तरह की कूलिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसी रैपिडली कूल डाउन, जब भी रैपिडली कूलिंग होती है, सडनली कूलिंग होती है, तो आपके फाइन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो यह बेसिकली रैपिडली कूलिंग डाउन बिकम सॉलिड, दे आर वेरी फाइन ग्रेन्स। एग्जाम्पल क्या, बसाल्ट। तो बसाल्ट एक रैपिडली कूल डाउन वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है। डेक्कन प्लेटू की बात कीजिए, वहाँ पे बसाल्ट रॉक है। मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड, ठीक है, ये वहाँ बात खत्म होगी। अब बात बोलते हैं कि जब मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस पे ही अंदर ही सूख जाता है, ड्राई हो जाता है या कूल हो जाता है, तो सॉलिड रॉक जो बनती है वो बनती है इग्नियस रॉक की, तभी बनेंगी भाई। जब भाई नीचे से मैग्मा आया तो वही सूख गया, लेकिन वो अंदर बनी है तो इंट्रूसिव रॉक हो जाएंगी। तो नीचे भाई गर्मी ऑलरेडी है, ऑलरेडी हीट है, ऐसा तो है नहीं कि टेम्परेचर बाहर की तरह एकदम नॉर्मल है, नीचे काफ़ी हीट है। तो धीरे धीरे स्लोली वो आपके कूल डाउन होगी। जब स्लोली बनेंगे तो लार्ज उसके ग्रेन्स बनते हैं। जब लार्ज ग्रेन्स बनते हैं तो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स का बनता है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो आपका है वो लार्ज ग्रेन का है और ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का पार्ट है। यहाँ पे रैपिडली कूल करेगा तो फाइन ग्रेन बनेंगे, एग्जाम्पल द बसाल्ट, फाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। रॉक्स रोल डाउन, भाई लुढ़कते फड़कते रहते हैं, टूटते कटते रहते हैं, एक दूसरे भिड़ते रहते हैं, भाई उससे क्या होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट बनते हैं। ये जो स्मॉल पार्टिकल बनते हैं बन जाते हैं सेडिमेंट। अब सेडिमेंट क्या होते हैं, हवा पानी इन सब से उड़ते उड़ते दूसरी जगह चले जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं।
लूज सेडिमेंट जब कोई प्रेशर पड़ता है या फिर हार्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लेयर, तो बन जाते हैं लेयर ऑफ रॉक। कंप्रेस कैसे होते हैं देखिए, मान के चलिए भाई एग्जाम्पल कि एक पत्थर है, पत्थर यहाँ पे पत्थर है, ठीक है। अब पत्थर क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी वेदरिंग हुई, यहाँ से आके यहाँ पे इसके छोटे छोटे पार्टिकल जमा हो गए, दूसरा पत्थर आके गिर गया, बिकॉज ऑफ प्रेशर ये जम गया। अभी ओवर द ईयर्स, मिलियंस ईयर्स, लैक्स ईयर्स, ये धीरे 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 प्रेस होता रहेगा। प्रेशर रीज़न क्या है भाई, एयर तो बहुत ही कम प्रेशर लगा रही है, पानी हो गया आपका, ठीक है, दूसरा पेड़ गिर गया, बाकी सॉइल ऊपर और जमा हो गई, तो सब चीज़ें प्रेशर एडिशनली चलता रहता है। तो इन सब का से क्या होगा, एक रॉक बन जाती है, कंप्रेस एंड हार्डन। तो रॉक के लिए आपको हार्ड होना जरूरी है, फिर आपका कंप्रेस भी होना चाहिए। तो दीज स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड एंड वाटर। लूज सेडिमेंट कंप्रेस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, बन जाते हैं लेयर ऑफ रॉक, उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं मेंशन है। एग्जाम्पल क्या, सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन आपका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का। सैंडस्टोन तो देख लीजिए, सैंडस्टोन मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल थे, एक स्टोन बन गया, याद रहेगा आपको, सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट है। कहाँ से बनता है, ग्रेनाइट, ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड के ग्रेन ऑफ छोटे छोटे ग्रेन्स आते हैं, जमा हो जाते हैं, लेयर बन जाती है, हार्डन हो जाते हैं और सॉलिड हो जाते हैं, प्रेशर पड़ने से वो बन जाते हैं रॉक। ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्स ऑन द रिवर। देखिए भाई यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी हवा चल रही है और यहाँ पे पत्थर और ईंट ईंटे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे वहाँ रॉक्स और ग्रेन्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जब ये चीज़ उड़ के जाएगी तो ऐसा तो नहीं है किसी पत्थर ही जाएगा, बहुत से चींटी चलेगी, छोटा सा कीड़ा भी चला गया, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी है भाई वो भी जम गया, ऊपर से एक और ईंटा गिर गया कि छोटी सी ग्रेन आ गई तो वो दब गया, तब वो फॉसिल बन जाएगा, दबा रहेगा। तो सेडिमेंट्री जो रॉक होती है उसमें आपको क्या मिलता है, फॉसिल ऑफ प्लांट मिलते हैं, पत्ती भी उड़ के आ सकती है, छोटा सा एनिमल मिल जाता है, छोटा सा कोई भाई जानवर मर गया होगा उससे छोटा सा पार्ट पड़ा वो भी आ जाएगा, तो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाता है भाई, चीटी फीटी भी आ जाएगी और छोटा सा चीज़ कुछ आ जाएगी, तो आपको सेडिमेंट्री रॉक में मिल जाता है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर गेटेड। अब इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक को अगर एक्सट्रीम हीट या प्रेशर मिलता है तो मेटामॉर्फिक बन जाती है। एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल क्या है कि क्ले बन जाती है स्लेट में, लाइमस्टोन बन जाता है मार्बल आपका ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। यहाँ फॉसिल बारे में रखा है, फॉसिल मतलब क्या है, फॉसिल मतलब ये होता है जो रिमेन ऑफ डेड प्लांट। तो फॉसिल मतलब प्लांट है लेकिन मर चुका है, एनिमल है जो कि मर चुका है, उनके जो रिमेन बचे हैं जो ट्रैप हो जाते हैं रॉक के लेयर में, उसको बोलते हैं फॉसिल। इस फॉसिल के आउटकम से आपको ऑयल मिलता है, जितना आप CNG गैसेस और पेट्रोलियम ऑयल यूज़ करते हैं वो सब इसी का पार्ट है, फॉसिल से ही बनाए वो। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। फोटो दे रखिए। रेड फोर्ट कहाँ से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है, ताजमहल किससे बना है, वाइट मार्बल से बना है। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। एक साइकिल चलती रहती है, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में क्या है भाई, देखो मैग्मा आया, इग्नियस रॉक बना, मैग्नीस रॉक से सेडिमेंट टूटे, सेडिमेंट रॉक बन गया, उससे क्या हुआ फिर प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, बन गया। इग्नियस रॉक डायरेक्टली प्रेशर उसमें चला गया तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर चला गया, मेल्ट हो गया तो मैग्मा बन गया। तो ऐसे एक साइकिल होती है जिसको आप बोलते हो रॉक साइकिल। तो मोल्टन मैग्मा क्या करता है, कूल करता है, सॉलिडिफाई करता है इग्नियस बनने से पहले। तो यहाँ क्या बोल रखा है देखिए, मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा कूल करता है सॉलिडिफाई बनता है, बन जाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, छोटे पार्टिकल में बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जब इग्नियस सेडिमेंट्री दोनों लोग सब्जेक्ट टू हीट और प्रेशर होते हैं तो चेंज हो जाता है उनका फेस में, तो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक स्टिल और ग्रेट हीट और प्रेशर में मेल्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं मैग्मा। तो मैग्मा फिर से कूल डाउन होता है, फिर से इग्नियस बन जाता है। ये साइकिल को एक्सप्लेन किया उन्होंने। रॉक्स क्या बोल रखा है, रॉक्स मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक मिनरल्स बनाते पढ़ा था आपने, रॉक्स की पहली डेफिनेशन ये थी कि आप रॉक्स का मतलब क्या होता है, मिनरल्स कहाँ चला गया, जब आपने पढ़ा था ना, रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल्स। देखिए एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, मिनरल का पार्ट है भाई ये। रॉक मेड अप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स नेचुरली आकर सब्सटेंस। मिनरल होते क्या हैं, मिनरल वो नेचुरली आकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ये एक आपकी मिनरल की डेफिनेशन है, रॉक मिनरल्स बने होते हैं और फिर आपने उसके बारे में पढ़ा। चैप्टर 2 यहाँ पे एंड होता है। सो यहाँ पे सब MCQs आर देयर, आप इसको कर लीजिएगा और रिमेनिंग थिंग्स आर अननेसेसरी। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 3, और चेंजिंग अर्थ, हमारी अर्थ कैसे चेंज हो रही है। सो वी ऑलरेडी हर्ड इन वी ऑलरेडी रेड 2 चैप्टर्स। नाउ इन थर्ड चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दिस लिथोस्फीयर ब्रोकन। अब देखिए लिथोस्फीयर के बारे में दे रखा है, कैसे अर्थ के मूवमेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे अर्थ के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लावा वोल्केनो पढ़ेंगे, देन विल गो फॉर अर्थक्वेक्स, विल गो फॉर लैंड फॉर्म्स, द रिवर्स, सी, आइस, विंड्स, दैट्स ऑल। सी छोटे छोटे चैप्टर हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ दे रखा है इन्होंने। मेन बात ये है कि इतना क्लमजी बना रखा है इस NCERT को कि कोई पढ़ने बैठता है उसको लगता है कि भाई 70 पन्ने 80 पन्ने कैसे पढ़ना है, आपको सब नहीं पढ़ना है। तो इसलिए बेटर यही है कि टाइम से पहले इसको रिमूव कर दो। तो हमने क्या किया है कि इसको ऑलरेडी NCERT को पढ़ के और जितना भी फालतू का इसमें उन्होंने
जो भी कंटेंट दे रखा है तो उसको हमने पहले ही इरेज कर दिया, हटा दिया, क्योंकि जब आपको वो पढ़ोगे नहीं तो टाइम क्यों कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होएगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ आपको एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार जैसे ही पढ़ोगे आपको सब रिकॉल हो जाएंगी। ये बहुत ही बेसिक टू बेसिक एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट है, मतलब इतना ईजी पूछने के लिए यूपीएससी को मतलब बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो इतना कभी नहीं करेगी। बट ये आपके वन ऑफ द एग्जाम्पल, वन ऑफ द एक क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। और सेकंड चीज़ कि ये बेस है, अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो समझो कैसे कि आगे की ज्योग्राफी जो वो लोग मल्टीपल क्वेश्चन को मिक्स करके पूछेंगे तो उसमें हमको कैसे उस चीज़ को समझना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 क्या बोल रहा है कि लिथोस्फेयर ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। लिथोस्फेयर जो होता है आपका, आपके नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रेक हो जाता है। लिथोस्फेयर के बारे में क्या पढ़ा था, लिथोस्फेयर क्या होता है देखिए। लिथोस्फेयर आपका क्या होता है, ये आपकी ऊपर की लेयर होती है क्रश के बाद की, ठीक है। लिथोस्फेयर कहाँ गया, ये जो आपकी पार्ट है पूरा लिथोस्फेयर में आपका क्रश ये पूरा एक लेयर होती है जिसमें आपको टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट सब कुछ इसी में होता है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर ब्रेक हो जाता है नंबर ऑफ प्लेट्स में, जिसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है। प्लेट मूव करते हैं स्लोली, क्योंकि उसके नीचे होता है मोल्टेन मैग्मा। जब वो मूव करता है सर्कुलर मैनर में, सर्कुलर मैनर ऐसे है कि देखो ये प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, तो ऐसे मैग्मा मूव करता रहता है। तो अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा धक्का देगा, ऐसे करके यहाँ प्लेट टूट जाएगी। और अगर ऐसे घूम रहा है तो प्लेट आपस में आ जाएंगी और चढ़ जाएंगी। तो इस तरह मूवमेंट होता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट मूव वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा। मैग्मा मूव करता है सर्कुलर मैनर में, ठीक है। कॉजेस चेंज ऑन द सरफेस, सरफेस चेंज होता है। अर्थ के मूवमेंट डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन द फोर्स, जिनसे अर्थ के देखिए मूवमेंट डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन द फोर्स जो उनको कॉज करते हैं। मतलब जैसे फोर्स लग रहा है, अब वो फोर्स बाहर से लग रहा है अंदर से लग रहा है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फोर्स एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर लगता है तो उसको बोलते हैं इंडोजेनिक, इंडो मतलब अंदर। अगर ये फोर्स सरफेस पे लगता है तो उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक, बाहर, ठीक है। तो अर्थ के मूवमेंट के बारे में बोल रखा है। ये एक आपका टेबल है, बहुत ही वेल नोन टेबल है। तो अर्थ मूवमेंट दो तरीके के होते हैं, एंडो बाहर का, एक्सो मतलब अंदर का, नहीं एक्सो बाहर का, एंडो अंदर का, ठीक है। तो एंडोजेनिक अंदर का है, एक्सोजेनिक बाहर का है। एंडोजेनिक अंदर में क्या है, पहली बात थर्ड एंड फोर्सेस कुछ नहीं चल रहे हैं, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, वोल्केनो आ गया, लैंडस्लाइड हो गया। फिर आपका डायस्ट्रॉपिक, डायस्ट्रॉपिक मतलब क्या होता है जहाँ पे आपका चेंज ऑफ शेप हो जाता है, बिल्डिंग माउंटेन हो गया। एक्सोजेनिक में क्या है, इरोजन होगी, रिवर्स इरोजन हो गई, विंड्स इरोजन हो गई, सी वेव्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गई, डिपोजिशन हो गया। तो ये सब पार्ट दे रखा है अर्थ मूवमेंट में, ठीक है। देखिए इंडोजेनिक मूवमेंट समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। इंडोजेनिक में क्या होता है, सब कभी देखिए कुछ नहीं है, ये कहानी सब कहानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए बना रखी है। तो पढ़ते हैं इसको उस तरीके से। इंडोजेनिक मतलब कि सडन मूवमेंट, समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड समटाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, ओके। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द सरफेस। भाई आपको पता है अर्थक्वेक आता है, जमीन हिल जाती है, सब टूट जाता है। वोल्केनो आता है, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। लैंडस्लाइड आती है, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लिथोस्फेरिक का प्लेट का मतलब क्या है। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड स्लैब्स विच कैरी कंटेनेंट्स एंड ओशन फ्लोर। कुछ नहीं है, पृथ्वी है, पृथ्वी ऊपर बहुत सारे पार्ट में ऐसे जो ऊपर की जो लिथोस्फेयर है ना, क्रस्ट है, वो सब चीज़ें हैं, सब ऐसा आपका ऐसे पर्टिकुलर पार्ट में, मल्टीपल पार्ट में टूटी हुई है। तो वही बोला, देखिए आप इसको पढ़िए। अर्थ क्रस्ट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड होती हैं, इरेगुलर कोई शेप उनका रेगुलर नहीं है, प्लेट्स होती हैं जिस वो कैरी कंटेंट, कुछ के ऊपर कंटेंट होगा, कुछ के ऊपर ओशन होगा तो ओशन फ्लोर होगा। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है, इसी से अर्थक्वेक और सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, देखिए वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो एक वेंट होता है। वोल्केनो ये नहीं होता है कि भाई वोल्केनो आ गया, वोल्केनो क्या हो गया भाई, मैग्मा था, मैग्मा बाहर निकला है, ठीक है, लावा बन के आपको किसी रास्ते से आएगा ना, जो वेंट होता है उसको बोलेंगे वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या होता है कि वोल्केनो नॉट वोल्केनो, वोल्केनो क्या होता है, एक वेंट ओपनिंग होता है, वेंट तरीके का ओपनिंग होता है, वेंट मतलब ओपनिंग इन द अर्थक्रस्ट में। ऐसा नहीं इसी को बोलते हैं भाई, ये पूरे अर्थ है, धीरे धीरे आएगी, जमा उतरेगी, आएगी, जमा उतरेगी, आएगी, जमा उतरेगी, ऐसे करके पूरा वोल्केनो बन जाएगा। तो अर्थक्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो आपका मैग्मा यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल पा रहा, अचानक से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली एक ऐसी ओपनिंग से अर्थक्रस्ट में, इसको बोलते हैं वोल्केनो, फाइन। अब देखिए फोटो क्या दे रखा है, यहाँ मैग्मा चेंबर मतलब कि यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है, यहाँ पे क्रस्ट थी, यहाँ निकलना चालू किया, निकला ठंडा हुआ, निकला ठंडा हुआ, ऐसे करते 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 पूरा ही बन जाएगा, ये पूरा वेंट हो गया। जहाँ उसका मुंह है उसको बोलते हैं क्रेटर। ऊपर निकलेगा गैस, ऐश, भाई गैस भी निकलेंगे, अंदर की जो गैसेस हैं पूरा जब ये एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करेगा, और भाई जब वो ठंडा होगा राख भी निकलेगी तो ऐश भी निकलेगी, और ये जो मोल्टेन मैग्मा ही बनेगा लावा। वर्ल्ड का ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ देखा इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के बारे में क्या। इंडो मतलब इनसाइड, एक्सोजेनिक आउटसाइड। इसी चीज़ को मल्टीपल बार इन्होंने प्रिंट कर रखा है बच्चों को पहचान करने के लिए, ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट कैसे मूव करती है, तो इसमें बोल रखा है लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करता है, ठीक है।
सरफेस वाइब्रेट करेगा, बताया आपको। वाइब्रेशन से क्या होगा कि हर जगह ट्रैवल करेगा। अर्थ से उससे क्या होगा, अर्थ को आएगा। प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। तो बात यह है कि जहाँ से स्टार्ट होता है मूवमेंट वो उसको बोलते हैं फोकस। लोग बोलते नहीं है कि भाई एर्थक्वेक का फोकस कहाँ था, तो फोकस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे बोलते हैं फोकस। उसके जस्ट टॉप पे, मतलब एकदम ऊपर आप देखा हो जो क्रस्ट का पार्ट होता है, जो वहाँ ऊपर एकदम ऊपर पे आओ तो वो जो लोकेशन होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव ग्रेट डैमेज क्लोज टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ नहीं फालतू है। देखिए फोकस है, यहाँ पे अर्थक्वेक बना, इससे क्या हुआ, सीसीपी की एनर्जी हर जगह फैली। तो जो अर्थ पे ऊपर आप एकदम सबसे नियर बाय पॉइंट था, जो एकदम ऊपर आप जैसे अर्थ के ऊपर आओगे, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। अब एपिसेंटर से यहाँ पे एनर्जी हर जगह फ्लो करेगी, और जहाँ जहाँ फ्लो करेगी वहाँ पे एनर्जी वो ट्रैवल करेगी और वेव क्रिएट करेगी, और वेव क्रिएट करने से क्या होगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो गिरेंगे और वहाँ पे हैवॉक क्रिएट होगा। बस यही है। तो इसमें क्या देख रखा है, देखिए द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस कॉल्ड एपिसेंटर। प्लेस अबव द फोकस ऑन द सर्फेस कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है। वाइब्रेशन ट्रैवल करता है आउटवर्ड्स, भाई बाहर साइड जाएगा, अंदर तो आएगा नहीं भाई, एनर्जी है ना, बाहर जाएगी। फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव की तरह निकलती है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, सबसे ज़्यादा डैमेज होगा भाई, एनर्जी धीरे 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 एनर्जी डिमिनिश हो जाएगी। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। वो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप एक पानी में पत्थर ही मारोगे ना, तो सबसे नियर बाय जो वेव्स होंगी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगी, फिर धीरे 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 वो डल हो जाती है, एनर्जी भी तो कंज्यूम होगी। फाइन, ये फोकस दे रखा है आपका ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। यहाँ दे रखा है 3 टाइप की अर्थक्वेक होती हैं, पी वेव्स, एस वेव और एल वेव। इसके बारे में हम काफ़ी एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। तो पी वेव इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव बोलते हैं ट्रांसफर वेव, और एल वेव होती है सरफेस वेव। तो इस बारे में काफ़ी डीप में पढ़ेंगे अभी आगे चैप्टर्स में। ना वी हैव अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आपको नहीं पता ना कब कहाँ पे फोकस क्रिएट हो रहा है, बट हम वी कैन जस्ट डू अपना जो भी कंटिन्यूसी मेजर है वो हम कर सकते हैं। कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड क्या है, देखिए जानवर का बिहेवियर बदल जाता है, फिश पॉन्ड में एजिटेट हो जाती है, स्नेक सरफेस पे आता है। ये कोई भी चीज़ आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे भाई, एनिमल के बिहेवियर बदल गया भाई, कभी बदल गया तो नहीं है अर्थक्वेक आने लगा। ना ही मछली को आप देखते रहोगे पूरे टाइम पे कि एजिटेट कब हो रही है, ना ही आप देख रहे हो कि सरफेस पे स्नेक आ गया तो जो भी स्नेक घूम रहे हैं मतलब कि पूरे टाइम अर्थक्वेक, यार ऐसा नहीं है। वो एक ये सब प्रेडिक्शंस है ना, प्रेडिक्शंस का कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय अर्थक्वेक। गुजरात का कश्मीर में एक एग्जाम्पल है, अर्थ इंडिया में आया था ऑन 6.9 रिक्टर स्केल 2001 में, काफ़ी ज़्यादा हैवॉक क्रिएट होता है। ओके, तो अर्थक्वेक मेजर कैसे करते हैं, एक आपका डिवाइस होती है, इसका नाम होता है सीस्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। तो सीस्मोग्राफ एक मशीन है, वो मेज़र करती है अर्थक्वेक को, किस लेवल पे आया है, कितना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी है, उसको मेज़र करता है रिक्टर स्केल पे। एक स्केल है, बाई स्केल बताएगा कितना है ये। 2 टाइम का जो अर्थक्वेक है उसको बहुत कम, मतलब सिंपल सी बात है, आउट ऑफ 10 होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वैल्यू उतना खतरनाक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के प्रिपेयरनेस के लिए उन्होंने 3 पॉइंट रखे हैं, जो कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ोगे। ठीक है, द वेयर टू टेक शेल्टर, जो शेल्टर कहाँ लेना है। सेफ स्पॉट, भाई एक ऐसी चीज़ जो सेफ स्पॉट होता है, किचन में नीचे छुप जाओ, टेबल डेस्क के नीचे छुप जाओ। कहाँ से दूर रहो, आग जहाँ जल रही है वहाँ पे दूर रहो, चिमनी से दूर रहो, विंडो से कोई कहाँ से छूट सकती है वहाँ से दूर रहो। प्रिपेयर्ड रहो, लोगों को बताना, अवेयरनेस फैलाओ, ये सब चीज़ें बेसिक ह्यूमन जो भी इंटेलिजेंस है वो यही बताएगी। अब आते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स में। मेजर लैंडफॉर्म में क्या पार्ट है आपका, देखिए मेजर लैंडफॉर्म्स में आपका लैंडस्केप कॉन्टिन्यूसली वॉर्न बाय 2 प्रोसेस। तो जो आपका लैंडस्केप है, ज़मीन है आपकी, ये सब आपके 2 चीज़ों से वॉर्न डाउन टूटती है, यानी मतलब आप वॉर्न डाउन करते हैं। जैसे पहला वेदरिंग से होता है, एक होता है इरोजन। ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने बहुत ज़्यादा बार, वेदरिंग इरोजन। इसका मतलब क्या होता है, इसको एनसीईआरटी के रिविजन से पढ़ते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस पे जो रॉक होती है वो ब्रेक होती है, उसको बोलते हैं वेदरिंग। इरोजन मतलब होता है वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। ठीक है, तो अर्थ अंदर क्या पड़ा, वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस पे अगर रॉक आपकी ब्रेक हो रही है तो उसको वेदरिंग बोलेंगे। इरोजन क्या होता है कि वेदरिंग अवे, टूट के मूव कर गई, किस एजेंट से, हवा के थ्रू, विंड के थ्रू, आइस के थ्रू। इरोडेड मटेरियल कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। तो उन्होंने क्या बोल रखा है कि इरोजन में क्या होता है कि जो वेदरिंग आपका हुई है उससे क्या हुआ कि डिफरेंट एजेंट जैसे पानी, हवा, आई सब चीज़ें उसको इरोडेड मटेरियल को ले जाएगा और कहीं जाके जमा कर देगा। वो इरोजन और डिपोजिशन से क्या होता है, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, रिवर क्या करती है, रनिंग वाटर होता है, लैंडस्केप इरोड करती है। रिवर स्टीप एंगल पे कोई हार्ड रॉक पे गिरती है, वहाँ पे गड्ढा करती है, उसको वैली बना देती है, उसको वाटरफॉल ही बोल देते हैं। ठीक है, हार्ड रॉक है, गिरते 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 सॉफ्ट रॉक अंडर कट बाय पावर ऑफ वाटर, सिंपल बात है, करते 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 गड्ढा बन गया और यहाँ से गिर रही है, एक डिफरेंस ऑफ हाइट है, इसको वाटरफॉल बना दिया। रिवर प्लानमेंट करती है, ट्विस्ट करती है, टर्न करती है, क्योंकि भाई हर जगह जाने पाएगी भाई, ऐसा तो नहीं है रोड बना हुआ है पानी के लिए, भाई रोड बना रखा है बाइक चलाने के लिए ना, ये तो नहीं पानी क्रॉस होने रोड बना रखा है,
पानी निकला, उसको लगा यहाँ पत्थर है, लेफ्ट ले लिया, पत्थर है राइट ले लिया, ऐसे करते 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 नाश की जाती है सांप की तरह। रिवर एंटर द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न, लास्ट बेंड बनता है, मींडर्स बोलते हैं उसको। तो इसको बोलते हैं मींडरिंग हो रही है, मतलब मींडरिंग हो रही है। कंटिन्यूस इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है अलॉन्ग द साइड। भाई ऐसे जाएगी तो कुछ मिट्टी ले जाएगी, कुछ मिट्टी छोड़ जाएगी, मिट्टी ले जाएगी, कुछ ले जाएगी, कुछ छोड़ जाएगी। कंटिन्यूस इरोजन डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मेंढर, उससे क्या होता है, ठीक है, तो क्या देखा है, डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मेंढर, द एंड्स ऑफ द मेंढर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, इन ड्यू कोर्स मेंढर लूप कट ऑफ। बात ये ना कैसे मूव करे, कुछ बार इतना ज़्यादा टर्न कर जाएगी ना कि यहाँ पे रिवर्ट नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, यहाँ पानी जमा हो जाएगा तो कट ऑफ हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऑक्स बोलेग। तो वो ऑक्स बोलेग बेसिकली चांद शेप में होता है, ठीक है। इन ड्यू कोर्स मेंढर लूप कट ऑफ फ्रॉम द वाटर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेग, जिसको बोलते हैं ऑक्स बोलेग। रिवर आउटफ्लोज इट्स बैंक, ठीक है, अपने बैंक में कोई बार बाहर भी पानी निकल जाता है। इससे क्या होता है कि आसपास जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर फ्लडिंग हो जाती है। बोलते नहीं है, बोलते तो पानी आ गया, तो पानी आ गया तो भाई पानी तो लेवलिंग होगा ना, जब पानी लेवलिंग होगा तो भाई कोई यहाँ पर अगर नियर बाय रह होगा तो फ्लडिंग हो जाएगी। लेट टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल। अब भाई फ्लडिंग होगी तो जो एक्स्ट्रा सॉइल लेके आई वो सब जमा करके भी जाएगी, उससे क्या होगा कि फ्लड प्लेन बनेगा। भाई एक सॉइल एक्स्ट्रा जमा हो गई है तो यहाँ प्लेन बन गया। प्लेन हमने पढ़ा था प्लेन क्या होता है, तो ये डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक, इससे क्या होता है फ्लड प्लेन बनता है। और जो आपका रेस्ड बैंक होता है, जैसे आपका भाई पानी लेके आया जमा आपको हो गया सॉइल, तो ये जो एक्स्ट्रा जो आपका जो जमा यहाँ पे हो जाता है तो थोड़ी सी ऊंचाई हो जाएगी ना। द रेस्ड बैंक कॉल्ड लीव्स एज रिवर अप्रोचेस सी जैसे पहुँचती है स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, उससे क्या होता है फिर धीरे धीरे टूटने लगते हैं। भाई होता क्या है ना, स्पीड क्यों कम होती है, देखिए सारा जो भी सामान है लेके आ रही है वो सब एक जगह जमा कर दिया, अब जमा कर दिया उससे हिंड्रेंस हुआ, तो उससे होगा क्या कि वो भाई रास्ता निकाले कि भाई पीछे से प्रेशर भी आ रहा है हवा ऐसा पानी का, इधर आपके पास रास्ता भी नहीं है, तो लेफ्ट राइट मारेगी कि कहीं ना कहीं निकल जाऊँ, तो क्या होता है ब्रेकिंग अप होने लगता है, टूटने लगती है स्ट्रीम, उसको बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। और जाके रिवर सी के माउथ में आके मिल जाती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म इट्स ओन माउथ, हर डिस्ट्रीब्यूटिव का अपना ओन माउथ होता है हर जगह, मतलब माउथ जहाँ पे एंड अप हो रही है। कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द ऑल द माउथ फॉर्म डेल्टा, तो हर जगह जहाँ पे ये मिट्टी जमा हो रही है इसको पूरे बोलते हैं डेल्टा। बस इतने दिखानी थी। यहाँ एक बात इधर रखी है कि हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो साउथ अमेरिका वेनेजुएला एंजल फॉल हाईएस्ट है। नियाग्रा फॉल कहाँ पे है, कनाडा यूएस के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो आपका यूएस से कनाडा है इसके बॉर्डर पे, कनाडा यूएस के बॉर्डर पे। नॉर्थ अमेरिका में विक्टोरियल फॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया जिम्बाब्वे। तो पूछे विक्टोरिया फॉल कहाँ पे, तो अमेरिका मत लगा देना उसको। विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है, जाम्बिया जिम्बाब्वे है, अफ्रीका में जो जाम्बिया जिम्बाब्वे है उसकी बॉर्डर पे आता है विक्टोरिया। और नियाग्रा फॉल जो है, ठीक है, कनाडा पे और यूएसए के बाउंड्री पे। और जो हाईएस्ट वाटरफॉल है जो एंजल है, इतना हाईएस्ट है कि एंजल दिख जाती हैं, ठीक है, नियाग्रा फॉल। तो फीचर्स मेरे पास रिवर ऑन फ्लड प्लेन। और ओके, सी के बारे में क्या बोल रखा है, देखिए सी क्या करते हैं वो भी इरोजन करेगी। भाई सिंपल सी बात है, पानी जहाँ पे वो पत्थर को काटेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। होता क्या है, सेम तरीके से जो समुद्र के किनारे होते हैं उससे भी पानी से भी जो पत्थर कट रहा है उससे इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, उससे भी एक तरीके का कोस्टल लैंडफॉर्म बनते हैं। सी वेव लगातार स्ट्राइक करती हैं रॉक पे, ठीक है। उससे क्या होता है कि क्रैक डेवलप होते हैं, धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ जाते हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं। जब इतना ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं केव। कुछ केव बन जाती हैं, कुछ ऐसे आर्क बन जाती है, और जब बिल्कुल भी अलग हो जाता है तो स्टैक बन जाता है। तो ये बोल रखा है कि जब हॉलो केव बन जाती है उसको हॉलो दे बिकम लार्ज एंड वाइडर बिकम हॉलो इज कॉल्ड केव्स, कॉल सी केव्स। कैविटी बिकम बिगर और बिगर ओनली बट रूफ बचा रहता है, उसको बोल देते हैं आर्च। आर्च है भाई, आप लोगों ने देखा है आर्च, जैसे ब्रिज होता है, ब्रिज के ऊपर से आर्च बना होता है भाई, आर्च, ठीक है। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, रूफ को भी तोड़ देता है और सिर्फ वॉल रह जाती है, उसको बोलते हैं स्टैक, निकल जाता है पूरा, ठीक है। स्टीप रॉक की कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर कॉल्ड सी क्लिफ, ठीक है। तो वो जो रॉकी कोस्टल क्लिफ जो एकदम वर्टिकल टाइप की होती हैं और सी ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, पानी में एकदम खड़ी टाइप के होते हैं, वो सी क्लिफ बोलते हैं। सी वेव्स देखिए एग्जाम्पल देखा ना किसी अदर पेजेस में रखा है। सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर फॉर्म्स बीचेस। तो होता क्या है कि समुद्र ये सब लेके आती है और पानी जो आपका वो साइड में आके जमा कर देता है, ये सब बन जाता है, बीच बन जाता है, फाइन ग्रेन्स होते हैं सैंड के, ठीक है। तो ये सी केव, सी आर्च, स्टैग सब चीज़ें बनती हैं। आइस का काम क्या होता है, देखो आइस क्या करेगी, वो भी ग्लेशियर जो ऊपर है, ग्लेशियर सिंपल सी बात है जमी हुई नदी है, ठीक है, रिवर ऑफ आइस है बहुत, विच टू इरोड द लैंडस्केप। भाई वो भी जाएगी तो वो भी तो थोड़ी सी मिट्टी और सब चीज़ इरोजन करेगा। तो बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉइल रॉक बिलो, ग्लेशियर कार्बॉट डीफल हो, ग्लेशियर से भी सेम चीज़ तरीके से होता है बिहेवियर। और जैसे आइस मेल्ट होती है उससे क्या होता है कि वहाँ पानी भर जाता है, लेक बन जाते हैं, ठीक है। और द मटेरियल्स कैरिड बाय द, जो ग्लेशियर मटेरियल लेके आती है, रॉक और छोटे बड़े पत्थर, सैंड, ये सब चीज़ें, ये सबको डिपॉजिट होती है जहाँ पे, उनको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेंस,
ठीक है। ग्लेशियल मोरेन्स क्या होता है? मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर जो लेके आता है, जैसे रॉक, बड़े छोटे, सैंड, सिल्ट, ये सब डिपॉजिट होती है, इसको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन। ठीक, फाइन। यहाँ पे हो गया मेजर लैंडफॉर्म, हो गया आपके रबर का वर्क, हो गया आपका वर्क ऑफ सीवेज, हो गया ऑयल को वाइस, हो गया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, वर्क ऑफ विंड। विंड क्या करती है भाई? विंड भी वही करेगी ना, एक्टिव एजेंट है, ठीक है, एक्टिवली हमेशा भाई विंड चलती रहती है, इरोजन करती है, डिपोजिशन करती है, सब इरोजन करेंगे तो डिपोजिशन, भाई यहाँ से अगर सैंड उड़ के जाएगी तो कहीं जमा तो होगी ना, वही है, इरोजन होगा तो डिपोजिशन तो हो गई। इन द डिजर्ट इस विंड, डिजर्ट क्या करता है, विंड क्या करती है डिजर्ट में? इरोजन और डिपोजिशन करती है। डिजर्ट में क्या होता है? रॉक इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कॉल मशरूम रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। विंड्स क्या बोल रखा है उन्होंने, देखिए, द विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक। विंड क्या करती है? जो रॉक का लोअर सेक्शन रिमूव इरोड करती है। अपर, देखिए कुछ नहीं बोल रखा है, देखिए मानो पत्थर है, अब हवा आ रही लगातार, सैंड न्यूज आ रहा है, उससे फ्रिक्शन से लेके इरोजन से हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करते क्या ओवर टाइम ये ऐसा बन जाएगा, कभी नीचे इरोजन हो जाएगा, तो ये तरीका ऐसा शेप हो जाएगा और ये बन जाएगा मशरूम। तो वही बोल रहे हैं, इसको मशरूम रॉक बोलते हैं। तो पूछेगा मशरूम रॉक कहाँ पा जाती है? डिजर्ट में, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं, द एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डिजर्ट इज विंड। Desert in desert, a rock in the shape of a mushroom, commonly known as mushroom rocks. Wind erode the lower section of the rock more than the upper part. Such rock have narrow base and wider top. ठीक है। विंड ब्लोज, लिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को एक प्लेस दूसरी प्लेस पे। जब स्टॉप हो जाती है ब्लो करना तो सैंड फॉल हो जाती है। गेट डिपोजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। सैंड इज डिपोजिशन इन लार्ज एरिया, इज कॉल्ड लुइस। देखिए, सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, जब वो एक लार्ज एरिया में डिपॉजिट होती है तो उसको बोलते हैं लुइस। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस इज फाउंड इन चाइना, चाइना में फाउंड की जाती है। तो कुछ नहीं बोला इन्होंने कि जो ये पत्थर होते हैं यहाँ पे विंड आएगी उसको काटेगी और यहाँ पे क्या है कि मशरूम टाइप के रॉक मिल जाएंगे, नीचे नैरो होगा, ऊपर वाइड होगा। ये सब जो सैंड है डिपॉजिट जहाँ पे होगी वहाँ पे सैंड ड्यून्स बनाएंगे और लोइस बनाएंगे। लोइस क्या होते हैं? सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया, काफ़ी लार्ज एरिया में सैंड डिपॉजिट हो जाती है, उसको लोइस बोलते हैं। और जब वो एक हवा जब रुक जाती है और जो साउंड जहाँ पे गिर जाएगी, भाई ऑब्वियसली थोड़ा सा हवा चल रही है लेकिन सैंड की भी तो एक थोड़ा सा वेट है ना, तो जब वो जहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी तो उससे क्या है, हिल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो ये सब ड्यून्स है और लार्ज डिपॉजिट जो लोइस के हैं वो चाइना में मिलते हैं। इसमें इतना ही है और थोड़ा सा MCQ देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 पे हम आ चुके हैं, हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। शुरुआत हमने की थी, फिर से बताते हैं, फिर हमने की थी चैप्टर नंबर इन्वायरमेंट से, इनसाइट ऑफ और अर्थ से, और चेंजिंग अर्थ से, 3 पार्ट हो गए। नाउ वी आर ऑन 4th चैप्टर नंबर 4, एयर। चलिए एयर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो क्या दे रखा है इसमें चैप्टर नंबर 4 में कि ऑल द लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर सर्वाइवल। बैंक और प्रोटेक्शन देता है। मास ऑफ एयर है जो कि मेड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इन लिवेबल। तो उस जो मास ऑफ एयर है उस चक्कर में क्या बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लिवेबल हो गया है ना, अननेसरी बहुत हीट नहीं है, बहुत कोल्ड नहीं है, तो एक वो बेनिफिट है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कंपोजिशन ऑफ द एयर एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन बारे में क्या दे रखा है, देखिए, एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मेजरली जो पार्ट बनता है उसका, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। 78% और 21% का, अराउंड 98% तो वही चला जाता है। जो बचा थोड़ा सा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड और बाकी एक्स्ट्रा चले जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ठीक है, लेकिन जैसे में अननेसरी बर्निंग और सब चीज़ों से इसको जमा करते हैं तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है हीट रिटेनिंग की, तो उससे ओवर हीटिंग हो रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये एक समरी है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेजर बल्क होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, अदर गैसेस होती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द गैसेस टाइनी डस्ट ऑफ पार्टिकल्स हैं हवा में जो भी मिलते हैं, पाई चार्ट रखा है, ठीक है। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैस, सबसे ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में है। और हम लोग इसको इनहेल करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन जा रही है, इन्हें नाइट्रोजन भी जाती है, लेकिन वो इनर्ट होती है, वो भी जाती है, फिर एग्जिट निकल भी जाती है जब हम उसको बाहर निकलते हैं ना सांस, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वी एक्सहेल दिस नाइट्रोजन ऑल्सो। प्लांट में चाहिए होता है नाइट्रोजन उनके सर्वाइवल के लिए। वी कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से। बैक्टीरिया जो होती है सॉइल में, रूट्स में, उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है फ्रॉम एयर। उसका क्या करते हैं, वो चेंज ऑफ फॉर्म करते हैं, अपने हिसाब से कार्बन से बनाते हैं। ऑक्सीजन सबसे सेकंड नंबर पे है, जो कि प्लेंटी है अपने जो कंपोजिशन के अमाउंट के हिसाब से। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ मेंशन चीज़ें रखें। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, therefore called greenhouse effect, and without it the earth would have been too cold to live in. However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke, car fumes, etc., the heat retained increases and the temperature of the earth increase. That's called global warming. The rise in temperature
cause the snow in the coldest part of the world to melt. As a result, sea level rises and the causing the flood in the coastal area. आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ठीक है। आते हैं इसके बाद क्या दे रखा है कि द ग्रीन प्लांट से क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कंटेंट एयर में जो आपका है वो कांस्टेंट है। आपका पेड़ जो कटेंगे बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट रखा है ना, लेकिन ये एक ओवर द ईयर चीज़ों का एक साइकिल के बाद ये इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो जब अननेसरी ट्री कटेंगे ऑक्सीजनेशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बना हुआ है, बैलेंस डिस्टर्ब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट गैस है, ग्रीन प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फूड बनाने के लिए, ऑक्सीजन रिलीज़ करने के लिए। ह्यूमन यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी यूज़ करते हैं इसको, रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। Amount of carbon dioxide releases by the humans and animals equal to the amount of used by the plants, which makes a proper balance. लेकिन बैलेंस अपसेट हो जाता है बर्निंग ऑफ फ्यूल से, कोल और ऑयल से, बिलियंस ऑफ टन हम ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर से, इससे इंक्रीज वॉल्यूम होता है, इससे वेदर और क्लाइमेट बर्बाद हो रहा है, चेंज हो रहा है। एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड, जब एयर हीट होती है तो एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होती है तो क्या होता है कि वो बिकॉज ऑफ एयर का जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, ठीक है। एक पूरा एयर का पैकेट दे रखा है, यहाँ पे क्या एयर पर्टिकुलर वार्म हो गई है तो डेंसिटी गैप से क्या होगा कि ये जो पैकेट है ये अब चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, गोज अप। When air heated, it expand become lighter become up, going up. कोल्डर क्या होता है कि डेंस होती है, डेंस क्या होती है कि वो हैवी होती है, हैवी से बिकॉज डेंस नीचे आती है, दैट्स वाई इट टेंड टू सिंक। जब हॉट राइज करती है कोल्ड एयर बाकी जगह से आके सराउंडिंग एरिया में उसको फिल कर देती है, इस तरीके से एयर सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। ये सब कुछ पेपर कटिंग्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के इशू को काफ़ी साल पहले इस चीज़ को नोटिस में उठाया गया था, तो हाँ इट्स वेरी ओल्ड एनसीईआरटी। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या रखा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है 5 लेयर में है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मोस्टली 13 किलोमीटर अराउंड इसकी रेंज है, यहाँ पे हम लोग सांस लेते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सारा वेदर फिनोमेना जैसे रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म सब यहीं पे होता है। स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड होता है, लेयरिंग है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है, 50 किलोमीटर से एक्सटेंड करती है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ क्लाउड होती है, मोस्टली फ्लाइंग फॉर एरोप्लेन सबके बेनिफिट मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन गैस आती है। फिर बात करते हैं थर्ड लेयर मेसोस्फेयर, 80 किलोमीटर से एक्सटेंड करती है, यहाँ पे मीटराइट जलते हैं मेसोस्फेयर मीटराइट से आप देख सकते हैं। फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिजिडली जैसे रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, और आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर का पार्ट है आयनोस्फेयर, ये एक्सटेंड करता है 80 से 400 किलोमीटर तक। इसमें हेल्प मिलता है रेडियो ट्रांसमिशन से, रेडियो वेव ट्रांसमिट होती है। रेडियो वेव का मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ से ट्रांसमिट किया, यहाँ पे थर्मोस्फेयर से आयनोस्फेयर से आपका क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, फिर आपने रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। सो द हेल्प रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ रिफ्लेक्टेड बैक टू बाय दिस लेयर। फिर आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर बेसिकली लिमिटलेस है, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेरी थिन यहाँ पे एयर है, और गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पे सब फ्लोट करती हैं, ठीक है। तो एक ये चार्ट है, याद कर लीजिएगा। ये टेम्परेचर वेरिएशन दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे आप क्या करते हैं कि ज़मीन से ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज से जाते हैं, ट्रोपोपॉज पॉज मतलब यहाँ पे मुझे रुक रही है, ट्रोपोपॉज स्टार्टो यहाँ पे खत्म हुआ स्टार्टोपॉज, मेसोस्फेयर जहाँ खत्म हुआ मेसोपॉज, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर रिड्यूस होता है, मेसोस्फेयर में फिर टेम्परेचर डाउन होता है, थर्मोस्फेयर में फिर आपको बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपका एक जनरलाइजेशन है। आपको अगर हिंट की तरह याद करना तो याद कर लिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो पहाड़ में आपका टेम्परेचर कम होता है, बस एवरी अदर लेयर में आप उसको रिवर्स करते रहो, कम हुआ बढ़ा, कम हुआ बढ़ा, बस, ठीक है। इस पर बात की एग्जॉस्ट हमने पढ़ चुके हैं। वेदर क्लाइमेट क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेदर आवर टू आवर होती है, डे टू डे कंडीशन होती है, वेदर चेंज होती है डे टू डे में ड्रामेटिकली, और एवरी वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉल क्लाइमेट, ठीक है। अर्थ को अराउंड दिस इतना सारा दे रखा है, इतने पार्ट ऑफ सन एनर्जी मिलती है, ओके। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म कितनी ठंडी वो टेम्परेचर बताता है उसका, उसको टेम्परेचर। आपको फीवर है, नॉर्मल टेम्परेचर से अबव है इसलिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए फीवर ज़्यादा तेज है। ठंड है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, एवरेज जो नॉर्मल उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे काफ़ी डाउन है, तो एक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मिल जाता है, डिफरेंस ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मिल जाता है, वो टेम्परेचर बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो इफेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन एक्चुअली क्या है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन। इसमें क्या होता है कि जो सोलर सन से जो एनर्जी आती है वो जितने अर्थ इंटरसेप्ट करती है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है टेम्परेचर राइज और डाउनफॉल पे। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज करता है इक्वेटर से लेकर पोल तक, आपने ऑलरेडी लैटिट्यूड लैंग्वेज में पढ़ा था ये चीज़। देयरफॉर टेम्परेचर चेंज होता है हिसाब से। टेम्परेचर सिटी में बहुत ज़्यादा हाई होता है, विलेज में क्योंकि कंक्रीट रोड है, मेटल बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि हीट अप होते दिन में और रात में रिलीज करते हैं, तो टेम्परेचर आपको पूरा पैकेट बना रहता है। क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग में, सिटीज़ में, ये सब चीज़ में सेम चीज़ रहती है। रेजिंग टेम्परेचर है 10 टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। यहाँ पे कुछ क्या दे रखा है, थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। मीटर मतलब मेजरमेंट, थर्मोमीटर सब हीट, तो मेजर द टेम्परेचर, ठीक है।
बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है, बैरोमीटर प्रेशर यूनिट होती है। रेन गॉज क्या करता है, रेन मेजर करता है। विंड वेन आपका विंड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर टेम्परेचर, स्टैंडर्ड यूनिट उसकी आपकी सेल्सियस। आपने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़े होंगे, जैसे वेट की केजी है और डिस्टेंस की मीटर है। इस तरह आपका जो यूनिट है आपकी टेम्परेचर मेजरमेंट की वह सेल्सियस है। डिफाइन किया था उन्होंने, जो इन्वेंट किया था वो क्या था, एंडर्स सेल्सियस ने। स्केल पे बता रखा था कि सबसे 0 डिग्री पे पानी जम जाएगा और 100 पे पानी बॉयल हो जाएगा। तो ये 0 to 100 का स्केल है, 0 to 100 का। इसी तरह और भी स्केल होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है और सेल्सियस स्केल होता है। इसका एक इंटरलेशन होता है, तो भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ओके, तो यहाँ पे इधर रखा है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर बेसिकली एयर प्रेसेस अस फ्रॉम द डायरेक्शन आवर बॉडी एक्सेप्ट ऑन ए काउंटर प्रेशर। देखिए हम यहाँ पे रह रहे हैं छोटा सा, ठीक है, इतना बड़ी अर्थ की लेयर है, तो हर जगह से एयर पार्टिकल है वो आपको प्रेशराइज तो करेगी ना। तो ये जो प्रेशर कर रही है यही काउंटर प्रेशर हमारी बॉडी कर रही है फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। तो हमारे जो वेन्स में जो ब्लड जा रहा है हमारी बॉडी उसको हिसाब से प्रेशराइज कर रही है, ठीक है। एयर प्रेशर हाईएस्ट एट सी लेवल पे हाईएस्ट होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑब्वियसली पैकेट ऑफ एयर रिड्यूस हो रही है, तो जैसे ऊपर जा रहे हो तो आपका ऊपर से कम हवा प्रेशराइज करेगा तो प्रेशर आपका कम होगा। डिक्रीज विथ हाइट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द गिवन प्लेस। उस जगह पे टेम्परेचर ऑफ एयर कैसा है ये चीज़ देखो। वर्टिकली तो आपको पता है कि आप यहाँ से ऊपर जाओगे आपका प्रेशर कम होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली कैसे मूव कर रहा है डिपेंड कर रहा है उस जगह पर टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली एयर पैकेट लाइट हो जाएगा, राइज हो जाएगा, कम एयर हो जाएगी। टेम्परेचर ठंडा है आपकी एयर सिंक हो जाएगी तो डेंस एयर हो जाएगी, ठीक है। लो प्रेशर एसोसिएटेड विद द क्लाउड स्काई। लो प्रेशर होगा तो आपका क्लाउड स्काई बनेंगे, वेट वेदर रहेगा। एरिया हैविंग लो टेम्परेचर, यहाँ पे एरिया कोल्ड होती है, हैवी एयर सिंक होती है, हाई प्रेशर एरिया बनाती है, क्लियर स्काई आता है, सनी स्काई आता है, ठीक है। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए हो क्या रहा ना कि बादल क्यों हो रहा है, लो प्रेशर रहेगा, पानी हवा ऊपर गई, हवा में मॉइस्चर भी है, उससे क्या वहाँ पे बादल होंगे और मौसम में नमी रहेगी। यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम है, एयर ठंडा होगा, सिंक हो जाएगी। सिंक से क्या होगा कि आपका बादल का इशू नहीं होगा, क्लियर सन स्काई मिलेगी। ये एक वेरिएशन दे रखा है उन्होंने। और यहाँ देखिए क्या मेंशन है कि मून पे क्या है कि देयर इज नो एयर, कोई एयर नहीं है, कोई एयर प्रेशर नहीं है। एस्ट्रोनॉट हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस शूट टू फिल विद द मून, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि बाहर कोई प्रेशर नहीं है, तो हमारी बॉडी के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमारा जो सूट होता है वो उसको बैलेंस करता है, इतनी देर का। डायरेक्शन, द विंड इज नेम फ्रॉम द डायरेक्शन जहाँ से ब्लो करती है, ठीक है। अगर विंड ब्लो कर रही है वेस्ट से तो उसको वेस्टर्ली बोलते हैं, तो अगर ये वेस्ट से आ रही है तो उसको वेस्टर्ली बोलेंगे, ठीक है। विंड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसको बोलते हैं विंड, फाइन। अब ये देखो क्या देखा, विंड तरीके होते हैं, 3 तरीके के। एक होता है परमानेंट विंड, हमेशा चलती रहती है। जो ट्रेड विंड्स होती हैं वेस्टर्ली होती है, शर्ली। वेस्टर्ली मतलब कि वेस्ट से चल रही है, शर्ली मतलब ईस्ट से चल रही है। वेस्टर्ली मतलब वेस्ट चल रही है, शर्ली मतलब ईस्ट से चल रही है, ठीक है। ये है आपका ट्रेड विंड्स, सॉरी नॉट ट्रेड विंड्स, आपका वन टाइप ऑफ परमानेंट विंड्स। ट्रेड विंड्स होते हैं जो आपका यहाँ पर विच हेल्प इन ट्रेड्स एक्चुअली। वेस्टर्लीज होती हैं, ईस्टर्लीज होती हैं, ठीक है। ट्रेड विंड्स का नाम एक्चुअली मानसून विंड्स के अराउंड पड़ा हुआ है वो। ब्लो दिस परमानेंट विंड ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द साल में, हमेशा साल भर वो चलती रहती है, इसलिए परमानेंट बोलते हैं, ठीक है। सीजन के बाद क्या है, चेंज इन डायरेक्शन होता रहता है, डिपेंड अपॉन कैसा कैसा आपका डायरेक्शन हो रहा है। मानसून जैसे बात करते हैं, मानसून आता है चेंज होती है, मानसून लौट के आता है तब चेंज होती है अब उसकी डायरेक्शन, तो सीजन आती है, ठीक है। लोकल विंड की बात करें जो पर्टिकुलर एरिया में चल रही है, हमारे भारत में कहीं पे यूपी में साइड में, कहीं पे दिल्ली साइड में कहीं पे लू चल रही है तो उसको लू एग्जाम्पल, ये सब चीज़ों का एग्जाम्पल होता है। तो लोकल विंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर स्मॉल एरिया पे चल रहा है, ठीक है, वो छोटी सी विंड है। ये एक देख लीजिए वीडियो, ये फोटो देख लीजिए आप। ये देखिए इक्वेटर है। यहाँ पे इक्वेटर पे क्या है कि यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम है, ये जोन होता है। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पे सबसे लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा सब ट्रॉपिकल पे, फिर यहाँ पे पोलर पे लो प्रेशर बनेगा। ये लो जो है ये इसके हिसाब से हाई है, इसके हिसाब से लो है, ठीक है। तो ये हम पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये आपको पता है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है, तो ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से कैसे ये आपकी जो एयर है ये आपकी लो प्रेशर पे मूव करती है, ऐसे साउथ से कैसे मूव करती है और डायरेक्शन कैसे डिफाइंड हो रही है। तो ये कोरियलिस फोर्स और अर्थ के मूवमेंट, इन सबको मिला के ये डायरेक्शन है, तो इसको हम एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे जब ये चैप्टर पे हम पहुँचेंगे। साइक्लोन आपको पता है नेचर फ्री होता है, उड़ीसा में ये साइक्लोन आया था, ठीक है। और यहाँ पे मॉइस्चर बारे में रखा है। मॉइस्चर क्या होता है, जब वाटर एवेपोरेट करता है ज़मीन से और डिफरेंट वाटर बॉडी से वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर इन एयर किसी भी टाइम पे उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। चलो बोलते नहीं कि आज बहुत ह्यूमिड है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है एयर में, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी से वेपोरेशन नहीं होता है, कम वेपोरेशन होता है क्योंकि एयर में ऑलरेडी वेपर है तो सैचुरेशन है, तो कम वेपोरेशन होगा तो हमको सटी फील होगा, तो काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील होता है ड्यूरिंग हाई ह्यूमिडिटी। तो कोस्टल में आप कोस्टल स्टेट्स में कोस्टल सिटीज़ में आप ये फील कर सकते हो। The moisture in the air at any time is known as humidity. When air is full of water vapor, we call it a humid day. As it get warmer, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है उसकी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इंक्रीज होती चली जाती है। इससे क्या होता है कि और ह्यूमिडिटी तो चला जाता है। तो जो गर्म टाइम है, गर्म दिन है, उसमें अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी।
तो ह्यूमिड डे क्लोज टेक लॉन्गर टू ड्राई, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होगा ना, तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, स्वेट फ्रॉम द बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली, ठीक है। when the water vapor rises, जब वाटर वेपर राइज होता है, कूल ऑब्वियसली जब जैसे ऊपर अपलिफ्ट होगा इट विल स्टार्ट कूलिंग, देन वाटर वेपर कंडेंस होगा, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स बनेंगे, उससे क्या होगा, क्लाउड्स बनेगा। क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स आर जस्ट द मासेस ऑफ सच ड्रॉपलेट्स, ठीक है। उन ड्रॉपलेट्स का जो मास होता है जब वो कोल्ड जाता है तो वो जम जाता है, वो बन जाता है क्लाउड्स, इन फॉर्मेट ऑफ लाइक एकदम कॉटन की तरह बने होते हैं, आपको पता है क्लाउड। तो उससे क्या होता है कि दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो इतना वो जमा होकर इतना वेट हो जाता है कि फिर वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे, फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं तो पानी बरस जाता है, एंड देन बिकम पार्ट ऑफ ए प्रेसिपिटेशन कम्स एज रेन। जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ स्मॉल ट्रेन, जैसे आप देखते हो नहीं, प्लेन हवा में जाता है तो एक वाइट ट्रेल पीछे छोड़ते जाता है, तो पूछेंगे क्या है ये, ऐसा नहीं है कि उनका इंजन का ऑयल निकल, नहीं, देखिए मॉइस्चर क्या आता है, इंजन से निकलता है, वो कंडेंस होता है। ट्रेल इस कंडेंस मॉइस्चर को तब मिलता है, हमको दिखता है जब कोई भी एयर मूवमेंट वहाँ पे नहीं होता डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। प्रेसिपिटेशन अर्थ पे आ जाता है वापस लिक्विड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं रेन। यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिपिटेशन कम ज़्यादा रेन। मोस्ट ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, जो मोस्टली जो ग्राउंड वाटर है वो आपका रेन वाटर का ही पार्ट है। प्लांट प्रिजर्व करते हैं पानी को, पता है आपको, ट्री इन द हिल साइड कट कर देते हैं तो रेन वाटर पानी फ्लो करेगा, उससे फ्लडिंग हो जाएगी, सब आप सब ऑलरेडी तो रिपरकशंस हैं सब चीज़ों के। 3 टाइप की रेनफॉल होती है, एक कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, एक होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए ओरोग्राफी मतलब होता है पहाड़, और मतलब होता है पहाड़, ठीक है। तो ओरोग्राफी मतलब ये है कि यहाँ से हवा जा रही है, यहाँ पे पहाड़ है, अब हवा चढ़ नहीं पा रही है ऊपर, तो जब चढ़ेगी टेम्परेचर उसका जो होगा डाउन होगा क्लाउड बन जाएगा, तो इधर ही पानी बरस जाएगा, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, इसलिए पहाड़ों पर पानी बहुत बरसता है। साइक्लोनिक रेनफॉल, जब साइक्लोन आएगा तो होता क्या है ना कि एक कोल्ड एयर और वार्म एयर का पैच मिलता है, और वो पैच मिलता है तो वहाँ पे क्लाउड बनता है, वहाँ से पानी बनता है। तीसरा होता है कन्वेक्शन, जो नॉर्मली रेनफॉल होती है कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, यहाँ से वार्म एयर राइज किया, क्लाउड बना, पानी बरसा, ठीक है। यस, बस इस चैप्टर में था। और अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसको हम लोग स्नो, स्लीट, हेल, ये सारे पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्नो, स्लीट एंड हेल आर अ पार्ट ऑफ इरोजन, नहीं, ये प्रेसिपिटेशन के पार्ट है, ठीक है। चैप्टर 4 पे हम हमारा हो गया है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। और फिर से हमारे पास अभी 5 चैप्टर और हैं कवर करने को, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक और बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है, बट अगर आप मल्टीपल वीडियोस पे जाएंगे तो प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि फिर वो एक 7th क्लास के NCERT में जिसमें कितना ही कंटेंट है, वो कितने वीडियो देखना पड़ेगा, किसी को कोई 2.5 घंटे या 2 घंटे बैठ के तो नहीं देखेगा। सो विल गो फॉर लाइक 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हमारे पास 6 वीडियो लेक्चर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मे बी 6th चैप्टर पे इस वीडियो को एंड करके एक नया छोटा सा पार्ट अपलोड कर देंगे 7 to 10। सो ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चल रही है, बट बिकॉज फॉर ईजीनेस फॉर यू, क्योंकि आप 1.5 घंटे का वीडियो ऑब्वियसली नहीं ओपन करके आप पढ़ने बैठोगे, और आपका कंसंट्रेशन स्पैन ऑब्वियसली वो चला जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स आप हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का वीडियो को भी कोई देख सकते हो। तो बेटर विल गो फॉर दिस चैप्टर एंड विल अपलोड द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम 6 to 10th। ये हम कर सकते हैं कि 5th तक यहाँ अपलोड कर देते हैं, दैट इज़ बेटर आई थिंक। और 6 to 10th एक सेकंड वीडियो अपलोड कर देंगे, उससे क्या होगा कि आप 2 वीडियो को स्प्लिट करके आप देख सकते हो। वरना आप एक वीडियो, ठीक है, हम लोग 1.5 आवर में ख़त्म किया, बट आई डोंट थिंक कि 1.5 आवर का वीडियो पे आप क्लिक भी करोगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस कर दोगे। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपने मानो क्लिक भी किया तो आफ्टर हाफ एन आवर आपकी कंडीशन ऐसी जाएगी कि आप बोलोगे बंद करो, बहुत हो गया है ना, इतना नहीं झेल पाएंगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद ऑल दिस इंस्टेंट रील शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें चल रही है। सो विल फिनिश द चैप्टर नंबर 5 एंड देन आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो फॉर द लाइक 6 to 10 हम देखेंगे बाद में, इसको अपलोड कर दूंगा। हम रिकॉर्डिंग करके अभी रख रहे हैं, बाकी अपलोड विल डू इन अनदर पार्ट। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 बात करते हैं। इन्होंने दे रखा है कि जो आपका सन है, सन की हीट कॉज करती है वेपोरेशन को वाटर में, ठीक है। इससे क्या होता है, वेपर बनते हैं। जब वाटर वेपर कूल जाता है तो कंडेंस होता है, क्लाउड बन जाते हैं। क्लाउड पानी गिरता है लैंड पे, सी में, रेन के फॉर्मेट में, स्नो या स्लीट के फॉर्मेट में। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये पूरा चलता रहता है, हमेशा सर्कुलेट करता है बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो पानी का साइकिल कैसे होता है, एवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, यहाँ पे प्रेसिपिटेट हुआ, वापस मिल गया। तो आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेनियम, हमारी अर्थ एक टेरेनियम की तरह है। अब टेरेनियम क्या है, टेरेरियम, टेरेरियम क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो एक आर्टिफिशियल इनक्लोजर है फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, ओके। तो दे रखा है इन्होंने कि टेरेरियम है एंड द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, आज भी वही चल रहा है। तो टेरेरियम का एग्जांपल है कि छोटा सा ये हाउस है, यहाँ पे पानी इवेपोरेशन हो रहा है, यहीं पे पानी गिर रहा है, यहीं से आपका पूरा काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए, इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, देन रन ऑफ, ओके। द मेजर सोर्सेज ऑफ द वेट फ्रेश वाटर क्या क्या होते हैं, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर।
ओशन बॉडी एंड सी कंटेन सॉल्टी वाटर। तो ओशन बॉडी और समुद्र में आपको ऑब्वियसली समुद्र में सॉल्टी पानी मिलेगा, लेकिन फ्रेश वाटर के बारे में रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर मिलते हैं। ठीक है, ये एक फ़ोटो दे रखी है जिसमें आपको द वर्ल्ड की मेजर सीजन लेक्स हैं। तो देखिए मेजर आपने जो सी पढ़े थे कितने सी होते हैं, अराउंड 5 होते हैं। तो आपका जो ओशन होते हैं, सी नेम इस ओशन इंडियन ओशन है। ठीक है, सेकेंड यू हैव एक सेकेंड, या यू हैव नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यू हैव साउथ अटलांटिक ओशन, बेसिकली अटलांटिक ओशन, देन यू हैव इंडियन ओशन, देन यू हैव पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। ये तो अटलांटिक के 2 पार्ट हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो 5 ओशन थे हमारे पास, पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन, अटलांटिक एंड सदर्न ओशन। छोटे छोटे सीज होते हैं, हर जगह होते हैं, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, सब चीज़ें हैं, राइट, कोरल सी। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वाटर बॉडीज़ का? तो वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बारे में बात करें तो 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस हमारा पानी से कवर्ड है, आपको पता है। सबसे ज़्यादा ओशन के पास है 97.3%। जो हमारा बचा कितना, देखिए 100 में से आप अगर 97.3 रिमूव करेंगे तो कितना बचेगा बताइए, 2.7%। तो 2.7% में 2% तो आइस कैप ले गया, उससे बचा 0.7%। 0.7% में 0.68 आपका ग्राउंड वाटर है, बहुत ही कम फ्रेश वाटर है, बहुत ही कम इनलैंड सी सॉल्ट वाटर है, और एटमॉस्फेयर में बहुत 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 कम है, और रिवर में उससे भी कम है। ये पूरा फ्रेश वाटर है। तो सलाइन वाटर 97.3 है एंड 2.7% आपका ये पूरा फ्रेश वाटर है, मिला के 100% है। ठीक है, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? सैलिनिटी मतलब कि आपका 1 kg पानी में 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना नमक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम में प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यूनिटलेस क्वान्टिटी है। ठीक है, इट एवरेज सैलिनिटी इन अकर्स एज अ 33 पार्ट्स पर 1000। तो पार्ट पर 1000 क्यों बोल रहे हैं कि 35 पार्ट्स ऑफ दिस सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर, इस तरह से आपको डिफाइन किया गया। ओके, डेड सी इजराइल में इसकी जो सैलिनिटी है वो 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है, मतलब 1 लीटर में 340 ग्राम आपका सॉल्ट है। तो समझ लीजिए इतना ज़्यादा सैलिनिटी है, उससे क्या होता है, स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। तो इतना ज़्यादा डेंसिटी आती है कि वहाँ पे कोई स्विमिंग करने जाता है तो डूबता ही नहीं है, वो इतना फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो एक्टिविटी दे रखी है, इसकी कोई भी वो लेफ़्ट राइट कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल रखे हैं, पेपर कटिंग से रखे हैं। ओके, विल सी हाउ ओशन सर्कुलेशन हैपन्स। ओके, तो ओशन जो सर्कुलेशन होता है वो अकर्षण ओशन में होता है। ठीक है, किससे होता है? वेव की तरह होता है, वेव चलती हैं, टाइड्स होती है, टाइड्स आती हैं, करंट चलता है। ठीक है, पहली बात ये है कि मार्च जो 22 है, 22 मतलब कि 21 मार्च के बाद जब आपका सन कहाँ पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। 21 मार्च पे नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा 21 जून को। 21 मार्च को आपका इक्विनॉक्स होगा, आपका आएगा इक्वेटर पे। तो 22 मार्च के दिन इसको वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं। ठीक है, वेव क्या होता है? व्हेन वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली कॉल्ड वेव्स। आपको पता है वेव क्या होती है? पानी की वेव। भाई पानी है समंदर पे, वो पानी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बेसिकली ऐसे उछल रहा है, वो वेव बोलते हैं। ऐसा नहीं, वेव फॉर्म होता है, पानी मूव कर रहा है अपना, है ना, उछल रहा है, कूद रहा है, वेव है। ठीक है, वेव के बारे में क्या गाने लिखोगे इसके बारे में? वेव कब बनता है? व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, स्ट्रॉन्गर विंड ब्लोज। पानी देखिए, हवा चल रही है समंदर के ऊपर, उससे क्या थोड़ा पानी, हवा मूव कर रही है, हवा चल रही है, उससे पानी को मूव करा रही है ना, पानी दूसरे पानी के लेयर से लड़ रहा है, छपाक हो रहा है, तो वो वेव बना रही है। और उसके बारे में क्या ही जानना है आपको? अब वेव के बारे में थोड़ा कोई पढ़ाने बैठेगा। ठीक है, फिर विंड ब्लोइंग वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव। जो जब बहुत तेज़ हवा फ्लो करती है उससे क्या होता है कि बहुत हाई स्पीड की वेव बनती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन कैसा होता है ना, देखिए अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। देखिए ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, बात इसकी है कि अर्थक्वेक एक डिस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। ठीक है, अर्थक्वेक आपको पता है कैसे, अगर समुद्र के बीच में अगर अर्थक्वेक आएगा तो क्या आएगा, प्लेट ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ब्रेक है, कुछ ना कुछ हुआ होगा, उससे क्या होगा कि पानी रिट्रेस होगा, पानी नीचे आएगा, तो आसपास के पानी में धक्का लेके निकल जाएगा। जब वहाँ पे जमा हो जाएगा तो जब लेवलिंग होगी दूसरी जगह से, तब वो वापस आके बीच पे आके छपाक करेगा, तब जाके सुनामी आती है। अर्थक्वेक, ऑल्केनिक eruption और अंडर वाटर जो लैंडस्लाइड होती है, उससे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर शिफ्ट होता है, उससे एक टाइडल वेव आती है सुनामी। ठीक है, लार्ज सुनामी आई थी अभी तक 150 मीटर हाइट में। ठीक है, स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर। एक एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है 700 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड से, समझ रहे? इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर सुनामी। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में था। सुनामी वर्ड कहाँ से? जापानी वर्ड है, हार्बर बेस बोलते हैं, जैसे हार्बर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जब भी सुनामी आती है। ठीक है, सुनामी आई थी, इसके बारे में है अर्थ पैंडेमोनियम के बोलते हैं इसको, सुनामी को। ठीक है, अर्थ इसका है वो हुआ था, आपको पता है। टाइड क्या होता है? ठीक है, 3 चीज़ पढ़ रहे हैं ना लोग, यहाँ वेव्स पढ़ रहे हैं, टाइड से करंट पढ़ रहे हैं। तो वेव्स पढ़ लिया आपने, हवा आती है, हवा से मूवमेंट हो रहा है इसका, और स्प्लैशिंग हो रही है वाटर की, तो वो वेव बना रहा है। टाइड क्या रहा है?
रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। दिन में 2 बार पानी का रिदमिक एक रिदम के साथ राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर उसको बोलते हैं टाइड। हाई टाइड होती है जब पानी ऑब्वियसली शोर पे चढ़ जाता है, हाई टाइड बोलते हैं, राइज टू द हाईएस्ट लेवल। ठीक है, लो टाइड कब होता है जब पानी एकदम लोवेस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, होता तो आपके थ्रू ग्रेविटेशन है। देखिए सन है, अर्थ है, अब देखिए अर्थ है, तब अगर सन और मून एक साइड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेविटी लगेगी, उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। दोनों अपोजिट साइड हो जाएंगे उसको बोलेंगे वो भी स्प्रिंग साइड है। लेकिन जब मून और सन 90 डिग्री पे होते हैं उसको बोलता है नीप टाइड। तो नीप टाइड आपका 90 डिग्री पे होता है, तो नीप मतलब 90 डिग्री, और सन ये आपका या तो एक ही साइड दोनों हो जाए या अपोजिट साइड हो जाए, ये दोनों बन जाएंगे स्प्रिंग टाइड। ठीक है, यहाँ की तरह का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल बाय द सन एंड द मून कॉज द टाइड्स। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशन फोर्स एंड कॉज हाई टाइड। ठीक है, फुल मून में क्या होता है भाई, फुल मून कहाँ होगा, फुल मून यहाँ होगा जब यहाँ पे आपका, यहाँ तो आपका न्यू मून रहेगा, यहाँ फुल मून होगा, पूरी रोशनी पड़ रही है। ठीक है, during the full moon, the new moon day, the sun, the moon and the earth are in the same lines and the tides are highest. These tides are called spring tide. Spring tide highest होती हैं, तो बोलेंगे ना कि spring tide are the lowest tide and neap tide are the highest tide। नहीं, यहाँ पे देखिए spring tide आपका highest tide होती है, तो आपको यहाँ से फंसाएगा यूपीएससी वाले कि spring tide highest है और spring tide usually are lowest tide। यहाँ फंसा देंगे आपको, आपको लगा कि यार हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, हो सकता है, हो नहीं सकता कुछ। एनसीईआरटी में जो रखा है वही है आपका सोर्स ऑफ प्रूफ। These tides are called spring tide. But when the moon is in the first and the last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun. As a result, अरे सिंपल सी बात ये है कि जब इधर ग्रेविटेशन लग रहा है, अननेसरी फोर्स लगेगा इधर, एक साथ हो जाएगा। जब यहाँ पे हो जाए तो आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपका नीप टाइड बन जाएगा। ठीक है, लोवेस्ट टाइड होगी। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, बेनिफिट मिलता है नेविगेशन में। ठीक है, रेस वाटर, जब आपका भाई पानी यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पानी भर गया, आपने अपनी शिप उतार दी, क्योंकि आपको शिप उतारनी है ना। जब शिप उतारनी है, पानी 200 किलोमीटर दूर बचा हुआ तो कहाँ तक ले जाओगे। ठीक है, 200 किलोमीटर नहीं आता, मतलब थोड़ा सा रिट्रेस होता है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, अरेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर एंड दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली। हाई टाइड हेल्प इन फिशिंग, फिश आ जाती हैं। ठीक है, मोर फिशेस कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू द टाइड्स यूज जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए पानी आया, मोटर रखी है, पानी आया, जब वापस लौटेगा तो मोटर घुमा के जाएगा। ठीक है, ये सेम तरीके का है जो भी आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन का मेथड है। ठीक है, फिर आता है ओशन करंट। तो पहला था वेव, दूसरा टाइड था, तीसरा था करंट। देखिए करंट का क्या बोल रखा है कि ओशन करंट स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो कि फ्लो करती है कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन में, हमेशा एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। वार्म हो सकती हैं, कोल्ड हो सकती हैं, गर्म हो सकती हैं, ठंडी हो सकती हैं। जनरली ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जनरली क्या होता है कि ये इक्वेटर में ऑरिजिनेट होती है और पोल की तरफ जाती हैं। कोल्ड करंट कैरी क्या होता है, देखिए ये ओशन करंट टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ये आपका टाइट पे ग्रेविटी डिफरेंस होता है, और ये आपका जो वेव्स होती हैं आपके वेव्स ड्यू एयर होता है। ठीक है, ये एक ओवरऑल डिफरेंस है। तो ओशन करंट क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस पे हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं। ठीक है, ओशन करंट में भी गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है। जनरली वार्म जो वार्म ओशन करंट होती है वो आपके इक्वेटर पे जनरेट होती हैं और पोल तरफ जाती है, भाई गर्म ठंडी तरफ जाएगी। कोल्ड करंट क्या होता है, कैरी वाटर फ्रॉम पोल साइड से और हाई एल्टीट्यूड साइड से पानी लेके आते हैं ट्रॉपिकल साइड पे। और अभी कुछ एग्जाम्पल रखें, लेब्राडोर जैसे करंट है, कोल्ड करंट है, जैसे गल्फ स्ट्रीम करंट है, वार्म करंट है, ये फोटो में देखते हैं हम लोग। ओशन करंट इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर कंडीशन को किसी नियर बाय शोर पे, और वार्म कंडीशन से क्या होता है कि वार्म टेम्परेचर आता है वार्म करंट से। और द एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलता है वहाँ पे बेस्ट प्लेस होता है फिशिंग ग्राउंड का। ठीक है, तो इसको देखिए पढ़ते हैं। देखिए इंडिया के पास यहाँ कुछ रखा है, यहाँ पे एक आपकी इक्वेटर पे देखिए इक्वेटोरियल करंट चल रही है, इक्वेटोरियल करंट चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इधर करंट जा रही है, लेब्राडोर करंट देखिए ठंडी करंट देखिए, कोल्ड और वार्म रखा है ना। तो नॉर्थ अटलांटिक करंट इधर जा रही है, गर्म पानी की जा रही है, इसलिए आपका इधर साइड पे कोल्ड एरिया पे गर्म पानी जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मौसम ठीक रहता है। लेब्राडोर करंट यहाँ पे आ रही है, गल्फ स्ट्रीम करंट आ रही है, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे आपको खूब मस्त फॉगिंग होगी, खूब मस्त फिशिंग ग्राउंड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए बेंगोला करंट आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है, यहाँ पे आपका ऑगलस करंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ फॉल्कन करंट आता है, यहाँ ब्रेजिलियन करंट आता है। तो फॉल्कन करंट और ब्रेजिलियन करंट यहाँ मिलता है, यहाँ पे अच्छा फिशिंग ग्राउंड होगा। इधर वेस्ट विंड आ रहा है, इधर हम्बोल्ट आ रहा है आपका। ठीक है, पेरू करंट बोलते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे अब एल नीनो ला नीनो सब पढ़ोगे ना तो वहाँ पे हम्बोल्ट करंट भी पढ़ा जाएगा। तो हम्बोल्ट करंट हो गया। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दो और थे यहाँ पे इधर साइड पे, या अलास्का के पास इधर आपका रहेगा करंट, ये ओयाशिको करंट रहेगा, और यहाँ पे क्योशिको करंट है। तो क्योशिको आपका गर्म करंट है, ओयाशिको आपका ठंडा करंट है, मिलते हैं यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और करंट था यहाँ पे, या बेंगवाला एंड एलोगल्स ऑगलस करंट। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे क्या है, कैनरीज करंट है, जो यहाँ पे इधर पोर्तुगल स्पेन के थ्रू और अफ्रीका के थ्रू यहाँ से आता है। और
बाकी वेरिएशन है, एक और चार्ट हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे पूरा आपके स्पेसिफिकली सारे करंट कवर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए द सी अराउंड द जापान, जापान के पास जो सी है, और वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन के। देखिए ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलता है, यहाँ पे ओशिका और ओशिका जो ओशिका है ओएसयू है, यहाँ पर मिलता है आपका कहाँ पे, जापान के पास। एरिया वेरा वार्म और कोल्ड वाटर जहाँ पे करंट मिलता है उसको बोलते हैं, वहाँ पे फॉगी बनेगा, ऑब्वियस सी बात है फॉगी बनेगा, और वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड अच्छा होगा, लेकिन नेविगेशन नहीं होगा, नेविगेशन के लिए तो क्लैरिटी चाहिए ना, तो वो नहीं मिलेगा आपको। तो चैप्टर 5 यहाँ पे कवर होता है। तो अब चैप्टर 6 जो है यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में है। तो या तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वो यहाँ से चैप्टर नंबर 6 जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है वो कवर करेगा, और एंड फर्दर ऑन बाकी चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक हम पूरा यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन रखें अलग अलग, और फिर आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट आ जाएगा कि कैसे कैसे। या फिर एक काम करते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट को और क्या क्या, देखिए एक आगे चैप्टर देख लेता हूँ क्या क्या है। ह्यूमन एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट है चैप्टर का। देन वी हैव वन मोर, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड में लाइफ कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद लाइफ इन डेजर्ट कैसी होती है, और दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास 5 चैप्टर है। ओके, सो वी आर रनिंग आवर वीडियो है। हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो इसी कंटिन्यूशन होगा, तो सो दैट इट वॉन्ट बी हेक्टिक फॉर यू टू फिनिश दिस चैप्टर्स। एंड चैप्टर नंबर 6 to आपका 10 का एक सेट रहेगा, और आपका 1 to 5 पे एक सेट रहेगा। तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, और कोई भी अगर डाउट आ रहा है, और कोई भी अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें कवर नहीं हुआ है, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एंड इफ़ एनी यू हैव सजेशन और समथिंग यू कैन पोस्ट इन कमेंट्स। बाकी विल सी यू अगेन। अब चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 वाले वीडियो पे मिलते हैं, एंड पढ़ाई करते रहिए, एंड जस्ट कीप फोकसिंग ऑन द एग्ज़ाम, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी दिसंबर एंड, और न्यू ईयर आने वाला है। नाउ वी हैव लेस देन 6 months फॉर द एग्ज़ाम, और अभी हमको सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई, वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनसीईआरटी। अभी हमको काफ़ी अच्छे तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एवरीथिंग वी हैव टू रीड। सो फिलहाल एनसीईआरटी का जो पार्ट है यहाँ से कवर कीजिए, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, एक ज्योग्राफी का जो मेन कंटेंट की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसमें काफ़ी कंटेंट रेडी है, बट वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू अपलोड ऑल दोस थिंग्स। तो जल्दी से हम वो कवर करेंगे। बट हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ रही है कि इफ़ यू आर अपलोडिंग एवरीथिंग इन अ वेरी एक एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में अगर अपलोड करेंगे तो इट विल बी हेक्टिक फॉर यू टू कवर। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंप्रेस एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन विल डिस्कस मोर अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।